गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत खुश होंगे, बिल्कुल हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। जी हाँ, CGST एक्ट का सेक्शन 10 हम आज शुरू कर रहे हैं और इसी वीडियो लेक्चर से हम ये टॉपिक, ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। हम ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर मैं आपको इसके प्रोविजन समझाऊंगा, सो डेट आपको वीडियो लेक्चर देखते हुए, प्रोविजन सुनते हुए, स्टोरी सुनते हुए ही आपको सेक्शन 10 का हर एक वर्ड बहुत आसानी से समझ में आ जाए और वो आपको लर्न भी हो जाए, मेमोराइज भी हो जाए। वीडियो लेक्चर के बाद में एज यूजुअल आपको नोट्स को रीड करना है और आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे में, मजेदार वे के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ये कंपोजिशन लेवी क्या होता है? तो डिपार्टमेंट ने हमको इसका जवाब दिया। डिपार्टमेंट ने कहा रीजन समझिए क्यों CGST एक्ट में सेक्शन 10 के अंदर हमने कंपोजिशन लेवी बनाई है। रीजन उसका ये है, डिपार्टमेंट ने एक स्टोरी से समझाना चाहा। डिपार्टमेंट ने कहा देखिए एक बिग बाजार है, ओके, मान लीजिए वो साल का 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का टर्नओवर करता है, कॉस्मेटिक आइटम्स बेचता है, बहुत तरह के जनरल आइटम्स क्या करता है, बेचता है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के गली के अंदर भी एक जनरल स्टोर है, प्रोविजनल स्टोर है, वो भी उसी तरीके कॉस्मेटिक आइटम्स, जनरल आइटम्स भी क्या करता है, बेचता है। लेकिन उसका टर्नओवर बड़ा मामूली सा है, 40 लाख 50 लाख का टर्नओवर है। 40 लाख 50 लाख कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होता, ये टर्नओवर है। इसमें अगर आप उसका प्रॉफिट देखें तो 10-15% पर क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो साल का 7-8-10 लाख का प्रॉफिट है, तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम दोनों से, बिग बाजार से और आपकी कॉलोनी की गली में जो दुकान है, उन दोनों से अगर हम ये चाहें कि आप पे कंप्लायंस सेम रहेगी, आपको दोनों को सेम क्या करना होगा, मंथली GSTR 1 फाइल करना होगा, आपको ITC का अवेलमेंट करना होगा GSTR 2B स्टेटमेंट से, और फाइनली आपको मंथली अपना रिटर्न फाइल करना होगा GSTR 3B अलोंग विद पेमेंट ऑफ किसके साथ में, टैक्स के साथ में। अगर हम उनसे यह भी उम्मीद करें कि आप दोनों को, सभी को, हर जो रेस्पेक्टिव गुड्स है उस रेस्पेक्टिव गुड्स पे जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में हमने चार्जिंग सेक्शन में बताया था कि हर गुड्स और सर्विस पे नोटिफिकेशन से हम रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ SGST बताएंगे, तो आपको उस रेट से क्या करना होगा, GST का पेमेंट करना होगा हर रेस्पेक्टिव गुड्स पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुत अजीब हो जाएगा, बड़ा वियर्ड हो जाएगा कि दोनों से हम कंप्लायंसेस क्या कर सकें, उम्मीद कर सकें कि दोनों ही सेम क्या करेंगे, कंप्लायंसेस को फॉलो कर पाएंगे, कंप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब आप देखिए दोनों के टर्नओवर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जिसका टर्नओवर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का टर्नओवर है, तो उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यस, उसके पास में इतने रिसोर्सेस होंगे कि वो GST की सारी कंप्लायंसेस को इजीली क्या कर लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे। उनके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होंगे कि जिससे डिटरमाइन हो जाएगा कि हर रेस्पेक्टिव गुड्स पे क्या रेट ऑफ GST है, तो उस सामान को बेचते हुए वो उस रेट से क्या करेंगे, GST लगाएंगे। लेकिन गली में जो दुकान है, ठीक है, उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं कंपोजिशन लेवी के नाम से, जहां हम उसको, जो स्मॉल टैक्स पेयर है, उसको हम कई रिलैक्सेशन दे देंगे। मेजर रिलैक्सेशन दे देंगे कि GST की जो कंप्लायंसेस है, ये मंथली रिटर्न फाइल करना, मंथली GSTR 1 फाइल करना, ITC का क्या करना, अवेलमेंट करना, इन सभी से हम उसको रिलैक्सेशन दे देंगे। सेकंड रिलैक्सेशन हम उनको ये भी दे देंगे कि उस छोटे से दुकानदार को ये भी अब तय नहीं करना होगा कि वो जो माल बेच रहा है उस माल पे क्या रेट ऑफ GST है। हम उससे काम करेंगे कि वो जितना भी माल बेच रहा है, जो भी माल बेच रहा है, उन सभी माल पे एक सिंगल कंपोजिट रेट से, जो बहुत ही मिनिमम रेट रहने वाली है, उस रेट से क्या ले लेंगे, GST ले लेंगे। चाहे वो कोई सा भी गुड्स क्या कर ले, बेच ले, कोई सा भी गुड्स बेच ले, एक सिंगल यूनिफॉर्म कंसेशनल रेट से उससे GST का क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे। तो उसके लिए हमने कंप्लायंसेस भी इजी कर दी और सिंगल रेट ऑफ क्या कर दिया, GST कर दिया। तो ऐसी स्कीम का नाम हमने कंपोजिशन लेवी रखा है और इस स्कीम की जो डिजाइनिंग की गई है, वो पूरी डिजाइनिंग हमने सेक्शन 10 के प्रोविजन में रखी गई है। तो हमने कहा अब हमको बात समझ में आ रही है कि बेसिकली कंपोजिशन लेवी जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे सप्लायर हैं, उनके लिए रखी गई है। डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको और भी समझाना चाहते हैं, आप बात को समझिए। देखिए GST में क्या है, जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है, अब थ्रेशोल्ड लिमिट किसी की 10 लाख है, तो किसी की 20 लाख है, तो किसी की 40 लाख भी है, जिसकी जैसी है, ओके, वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, क्रॉस करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन सप्लायर इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते क्योंकि उनको डर लगता है कंप्लायंसेस का, कि कंप्लायंसेस को कैसे कंप्लाई करेंगे। उनके मन में चोरी की नीयत नहीं होती, शायद चोरी की नीयत नहीं होती, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कंप्लायंसेस कैसे कंप्लाई करेंगे, इतनी मंथली कंप्लायंसेस, ITC का
सेटलमेंट करना, इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सभी इनवॉइसेस रखना, इतने साल तक रखना, वो इन चीज से क्या करते हैं, डरते हैं और घबरा जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो फिर जीएसटी भी क्या नहीं करते, पे नहीं करते। अब हमने उनके लिए बहुत आसान कर दिया कंपोजिशन, उनके लिए कंप्लायंसेस बहुत ही क्या कर दी, कम कर दी, सिंगल रेट कर दी, यूनिफॉर्म रेट कर दी, वो भी बहुत कंसेशनल, बहुत ही मिनिमम रेट कर दी। तो अब जो भी सप्लायर जिसका भी टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, और वो अगर इस बात से घबराता है कि मैं कैसे कंप्लायंसेस करूंगा, मैं तो नहीं समझ सकता, आईटीसी के प्रोविजन कुछ नहीं समझता, तो उसके लिए ये जो स्कीम है ये बेस्ट स्कीम है। ठीक है, तो वो ना चाहते हुए भी क्या नहीं बनेगा, चोर नहीं बनेगा, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के कंपोजिशन में आ जाएगा। तो अब हमने डिपार्टमेंट को कहा यस, अब हमको आपकी इस कहानी से समझ में आ रहा है कि इस कंपोजिशन स्कीम की जरूरत क्यों है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक पर्पस क्या है। तो बेसिक पर्पस सिर्फ कंप्लायंसेस को इजी करना या रेट को यूनिफॉर्म नहीं करना, ये सिर्फ यही नहीं है। रीजन ये भी है कि जो चोर नहीं होते हुए भी क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो ऐसी चोरी ना करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और कंप्लायंसेस से ना डरे। हम उनके कंप्लायंसेस को बहुत ही क्या कर देंगे, बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, ना कि बराबर कर देंगे। तो हमने कहा अब हमको बात समझ में आ चुकी है। हमने डिपार्टमेंट से कहा, डिपार्टमेंट ठीक है, ये जो हमारी कौन सी है स्कीम है, ये हमारी जो स्कीम है कंपोजिशन स्कीम है, ये हमारी सीजीएसटी एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है। डिपार्टमेंट ने कहा कंपोजिशन लेवी के सारे प्रोविजन एक ही सेक्शन में हमने समेट दिए हैं, और वो सेक्शन है सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, जिसके अंदर कंपोजिशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन हमने यही पर ही क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। ओके, तो हमने कहा इसका मतलब जो भी स्मॉल टैक्स पेयर होंगे वो सभी कंपोजिशन लेवी के अंदर होंगे। तो डिपार्टमेंट ने रेक्टिफाई करते हुए कहा नो 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 नो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में लाना ही नहीं कि जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है वो कंपोजिशन लेवी में आएंगे, सेक्शन 10 में आएंगे। आंसर इज नो। कंपोजिशन लेवी को हमने एक अल्टरनेटिव बनाया है, ऑप्शनल बनाया है। ठीक है, हम उसको क्यों रोकेंगे? अगर कोई नॉर्मल प्रोविजन को फॉलो करना चाहता है, जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है, जो भी वो सामान बेच रहा है उस पे जो हमने नोटिफिकेशन से रेट तय करी हुई है, उस रेट से वो जीएसटी देना चाहता है, वो मंथली रिटर्न फाइल करना चाहता है, वो आईटीसी भी क्या करना चाहता है, लेना चाहता है, तो हम उसको क्यों रोकेंगे? बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो बेसिकली कंपोजिशन लेवी एक अल्टरनेटिव बनाया है, एक ऑप्शनल बनाया है। जिसको ये समझ में आता है वो इसे ऑप्ट कर सकता है, और जिसको ये समझ में नहीं आता है, ये अच्छा नहीं लगता, तो फिर जो नॉर्मल स्कीम है, जो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है, आप उसमें आइए। ठीक है ना, कंप्लायंसेस को क्या करिए, फॉलो करिए, और सारे प्रोविजन फॉलो करिए। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट हमारा एक और क्वेश्चन आपसे है, और वो क्वेश्चन ये है, आपने जैसा कहा कि कंपोजिशन लेवी बेसिकली हमने स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बनाई गई है। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये कैसे डिटरमाइन हो कि कोई टैक्स पेयर, कोई सप्लायर स्मॉल कैटेगरी में है या नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा देखो समझाते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा अगर किसी का वेट नापना है तो आप कैसे नापेंगे? तो हमने कहा किलोग्राम में नाप लेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा किसी की अगर हाइट मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करेंगे? हमने कहा इंच के अंदर, फीट के अंदर, सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ओके, और उससे डिटरमाइन हो जाएगा किसकी हाइट कम है, किसकी हाइट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, किसका वेट कम है, किसका वेट क्या है, ज्यादा है, तो उसका क्राइटेरिया। डिपार्टमेंट ने कहा बस ऐसा ही क्राइटेरिया हमने जीएसटी लॉ में तय करा है। अब जीएसटी लॉ में कोई हाइट, वेट, इंच, सेंटीमीटर, फीट तो होंगे नहीं, तो यहां पर क्राइटेरिया रहेगा आपका टर्नओवर, आपका टर्नओवर। तो बेसिकली हम यहां टर्नओवर के बेसिस पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या फिर हम ये कह दें कि आप कंपोजिशन लेवी के स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते भी हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कंपोजिशन लेवी के दरवाजे ही बंद हैं, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, पट बंद हो चुके हैं। ओके, भगवान क्या कर रहे हैं, अब सो रहे हैं, अब आप दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जो स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर है, तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको दर्शन करना ही पड़ेगा। आपके लिए मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं, पट खुले हुए हैं। ओके, और आप दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू क्या है, हिज टर्नओवर, जो भी हम टर्नओवर यहां प्रेस्क्राइब करेंगे तो उनके लिए ऑप्शनल है। वो ऑप्ट करना चाहें तो ऑप्ट करें, और नहीं ऑप्ट करना चाहें तो ऑप्ट ना करें। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि हमको मोटा मोटा आप ये बता दें कि कंपोजिशन लेवी लेने का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका प्रोविजन, इस स्कीम को लाने का, ये लेवी लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो हर गुड्स की आपने अलग अलग रेट बता रखी है, हर सर्विस की रेट अलग अलग है, ठीक है ना। फिर कंपोजिट रेट से जीएसटी, एक सिंगल रेट से सभी गुड्स पे कुछ भी बेच लो, शैम्पू बेच लो, साबुन बेच लो, बिस्किट बेच लो, कुछ भी बेच लो, आटा बेच लो, दाल बेच लो, ब्रेड बेच लो, बिस्किट जो बेचना है बेच लो, हेयर क्रीम बेच लो, हेयर ऑयल बेच लो, सब पे एक रेट। आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डिपार्टमेंट ने कहा बेसिकली अभी बताया, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके लिए हम सिंपलिसिटी लेकर आए, उनके लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन है, उस कंप्लायंसेस के बर्डन को रिड्यूस कर सके।
रिड्यूस कर सके। सिंपलिसिटी कैसे होगी, एक सिंगल रेट ऑफ सीजीएसटी, सिंगल रेट ऑफ एसजीएसटी, मतलब सिंगल रेट ऑफ जीएसटी से ही आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक ही रेट से आपको क्या करना होगा, जीएसटी देना होगा। आपको बहुत ही लिमिटेड अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे। हमने कहा क्यों, हमसे रिकॉर्ड्स कम क्यों मेंटेन करवा रहे हो, हमसे अकाउंट्स क्यों? तो डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको आगे बताएंगे, अभी आपने पूछा है तो सुन लो, क्यों कंपोजिशन में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। जब आपको आईटीसी लेना ही नहीं है तो आईटीसी किस बेसिस से मिलता है, टैक्स इनवॉइस। तो बस समझ जाइए कि जब आपको आईटीसी देंगे ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते, तो आपको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। आपको लेसर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे। बाकी सभी से हम मंथली पेमेंट करवाते हैं, आपसे क्वार्टरली पेमेंट ले लेंगे, मंथली भी नहीं क्वार्टरली ले लेंगे। ये लीजिए कंप्लायंसेस और क्या कर दी आपके लिए, रिड्यूस कर दी और सिंपलिसिटी कर दिया। और तीसरा, बाकी सभी से मंथली जीएसटीआर 1 करवाते हैं, जीएसटीआर 2 भी होता है, जीएसटीआर 3 भी होता है, उनका हर महीने होता है, ठीक है ना। साल के 12 महीने उनको ये करने पड़ते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर लेंगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे साल का एक सिंगल रिटर्न से ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो कंप्लायंसेस कम हो गई, सिंपलिसिटी हो गई, ओके, और कंप्लायंसेस कम होगी तो कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंप्लायंसेस को कम होगी तो कॉस्ट भी उसकी कम हो जाएगी। तो हमने कहा अब हमको समझ में आ गया कि इस स्कीम को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा, भाई डिपार्टमेंट ये कंपोजिशन लेवी लेकर आए हो, ये स्कीम किसी पर्टिकुलर के लिए तो नहीं है, क्योंकि अर्लियर लॉ में हमने बड़ी पार्शियलिटी देखी है। एक्साइज अलग था, सर्विस टैक्स क्या था, अलग था, ओके। तो जो ईजनेस एक्साइज गुड्स वालों को थी, ऐसी ईजनेस सर्विस वालों को नहीं थी। तो ऐसा अब जीएसटी तो दोनों में आ चुका है, दोनों पे जीएसटी है, तो यहां पर भी तो ऐसा कुछ पार्शियलिटी तो नहीं रखी आपने कि यहां पर भी स्पेशल फेवर गुड्स वालों को है और आपने डिसएडवांटेज में रख दिया सर्विस वालों को। डिपार्टमेंट ने जब बात सुनी तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत प्रशंसा करी, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड की प्रशंसा करी कि क्वेश्चन शानदार है। डिपार्टमेंट ने कहा बात यहां पर भी यही है। लेकिन हम आपको बता दी, इनिशियली कंपोजिशन लेवी हमने सिर्फ और सिर्फ किसके वालों के लिए रखी थी, गुड्स वालों के लिए रखी थी। अब चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चरर वाला हो या ट्रेडर हो, ठीक है ना भाई, बिस्किट बेचने वाला हो या बिस्किट बनाने वाला हो, साबुन बेचने वाला हो या साबुन बनाने वाला हो, हेयर ऑयल बेचने वाला हो या हेयर ऑयल बनाने वाला हो, ठीक है ना, आटा दाल बेचने वाला हो या आटा दाल को मैन्युफैक्चरर हो। बेसिकली ये स्कीम हमने उन्हीं के लिए रखी थी। हाँ, एक सर्विस वालों के लिए रखी थी। ये जो फूड सर्विस होती ना, फूड मतलब होता तो गुड्स है, लेकिन फूड को जो सर्विस की तरह देते हैं, ठीक है ना, कौन देते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, रेस्टोरेंट वाले, कैटरर वाले, जो फूड को सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एक वो ही क्या थे, सर्विस वाले थे, जिनको हमने कंपोजिशन स्कीम दी थी। तो हमने कहा ऐसे में तो सर्विस वाले बड़े नाराज हो जाएंगे इस बात से आपकी, ठीक है ना, कि अब जीएसटी भी लेकर आए लेकिन पुरानी आदतों से क्या नहीं आए, बाज नहीं आए। यहां पर भी वही बात कि स्पेशल प्रिविलेज सिर्फ गुड्स वालों को और सर्विस वालों को कुछ भी नहीं। तो डिपार्टमेंट ने कहा, हमने पहले ही कहा, इनिशियली क्या था ऐसा ही था, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने क्या करा, सर्विस वालों को भी कंपोजिशन स्कीम क्या कर दी, अलाउ कर दी। हमने कहा कंपोजिशन स्कीम आपने उनको भी अलाउ कर दी। डिपार्टमेंट ने कहा करनी ही पड़ी। हमने कहा समझ में नहीं आया, करनी पड़ी। तो डिपार्टमेंट ने कहा देखो, दो रीजन है। पहला रीजन तो है सर्विस वालों का प्रोटेस्ट, ठीक है ना, सर्विस वालों के क्या हो गया, पर प्रोटेस्ट, उनको बहुत ही गुस्सा क्या हो गया, चढ़ गया। और दूसरा रीजन था कि हमने जहां सिर्फ गुड्स वालों को क्या करा था, कंपोजिशन दी थी, तो मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका मतलब है जो गुड्स का सप्लायर है, चाहे वो ट्रेडर है, दुकानदार है, चाहे वो फैक्ट्री वाला मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब वो साथ में कोई सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कर सकता। वो तो किसी बिल्डिंग को रेंट पे भी नहीं दे सकता। जनरली एग्जांपल है, क्योंकि बिल्डिंग रेंट पे देगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और आपने कहा कि कंपोजिशन तो सिर्फ किसके लिए, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। डिपार्टमेंट ने कहा बस ये दो मेन रीजन थे, ठीक है ना, कि जिसमें हम ही फंस गए कि हमने गुड्स वालों को तो अलाउ करा, लेकिन हमारे ही जाल में हम फंस गए कि वो गुड्स वाले साथ में सर्विस नहीं दे सकते थे। तो बेसिकली एक तरीके से वो भी कंपोजिशन नहीं ले सकते। और दूसरा, सर्विस वालों का भी क्या मिला, प्रोटेस्ट मिला। तो डिपार्टमेंट ने कहा सब्सिक्वेंटली हमने दोनों काम कर दिए। पहला काम तो ये करा कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हैं, ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं, या फिर जो रेस्टोरेंट कैटरर हैं, जो फूड को सर्विस की तरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको अलाउ कर दिया कि आप साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। पहला तो उनका ये क्या कर दिया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी। और दूसरी, जो नाराज लोग थे उनकी भी नाराजगी हमने क्या करी, दूर करी। जैसे आजकल होता है ना, मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर क्या मिल रही है, बन रही है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बन रही है, तो सब क्या गठबंधन की है, तो जिसको ज्यादा सीट आई है उसका क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी अलाइड क्या है, पार्टीज है, जिन्होंने सपोर्ट दिया, ओके, क्योंकि मेजोरिटी आई नहीं, तो उनके पार्टी के लीडर को क्या बनाना पड़ेगा, डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से हमको नाराजगी यहां पर भी दूर करनी पड़ी कि जो सप्लायर ऑफ क्या थे, सर्विस थे, सप्लायर ऑफ सर्विस, जैसे कि मान लीजिए एक ना सैलून वाला है जो क्या करता है, कटिंग करता है, हेयर स्पा कर देता है, ठीक है, तो वो तो कंपोजिशन ले ही नहीं सकता था, और उसको तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचिए कि एक नाई की दुकान है, सैलून वाला है, ब्यूटी पार्लर है, वो कैसे मंथली क्या करता, कंप्लायंसेस करता।
ओके, तो उसके लिए भी जरूरी थी, तो हम सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए भी क्या लेकर आए, कंपोजिशन लेकर आए। और हमने फिर ये भी नाराजगी दूर करी कि मान लीजिए ये तो हो गया, लेकिन आप सुनिए एग्जांपल है स्टाइल एंड सीजर, जो क्या करता है, रीबॉन्डिंग भी करता है, हेयर स्ट्रेटनिंग भी करता है, हेयर कलरिंग भी करता है और हेयर कटिंग भी करता है, सब कुछ वो करता है। और साथ में जो वहां से शैम्पू लेना चाहे, ठीक है ना, तो वो आइटम्स गुड्स भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो हमने उनको भी अलाउ करा कि जो सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस करे तो भी कंपोजिशन उनको अलाउ करा, और सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ में छोटा मोटा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो तो उनको करा। तो बेसिकली सबको हमने क्या कर दिया, सबके लिए दरवाजे क्या कर दिए, खोल दिए, ताकि सब कंपोजिशन भगवान के क्या कर सके, दर्शन कर सके, ठीक है ना। तो सबके लिए है, सबके लिए क्या हो गए, अब ये भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। हमने कहा अब हमको बात समझ में आ गई है, जो लेटेस्ट प्रोविजन है और कंडीशन है वो हमको समझ में आ गई। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ये बातें तो सारी हो गई, लेकिन अब हमें यह भी तो बताएं कि आपका स्मॉल टैक्स पेयर का जो टर्नओवर बेसिस क्राइटेरिया है वो कितने अमाउंट का टर्नओवर है, कितने अमाउंट तक के टर्नओवर वाले को आप स्मॉल टैक्स पेयर मानोगे और कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करने के लिए आप उसको एलिजिबल करोगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है। अब आप बात को सुनिए, देखिए इसमें यह है, अगर आप हम बताए हुए किसी भी स्टेट में, अब हम जो नाम ले रहे हैं उसके किसी भी स्टेट में अगर आप रजिस्टर्ड हो, किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, तो याद करने के लिए बता देता हूं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा नॉर्थ ईस्टर्न में क्या आते हैं, तो हमने कहा मणिपुर भी आ जाता है साहब, उधर मिजोरम भी आ जाता है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक चलने वाले, ठीक है। तो मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, नागालैंड आ गया, त्रिपुरा आ गया, मेघालय आ जाएगा, उधर ही नागालैंड है, सिक्किम भी उधर है, अरुणाचल प्रदेश भी, ठीक है ना, अरुणाचल आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी उधर है, उत्तराखंड भी क्या है उधर है। वैसे तो नॉर्थ ईस्टर्न में असम भी उधर ही है, हिमाचल प्रदेश भी उधर ही है और जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है उधर ही है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें से लास्ट के जो 3 नाम लिए ना उसको आप हटा दो, जम्मू एंड कश्मीर हटाओ जहां सर्दी पड़ती है, हिमाचल प्रदेश भी हटाओ और असम भी हटाओ, बाकी के रहने दो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागाल, सिक्किम और क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है अगर इनमें से किसी भी स्टेट में अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, रजिस्टर्ड हो, तो हम आपको स्मॉल टैक्स पेयर तभी मानेंगे अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 75 लाख रुपीस से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो हम आपको मानेंगे कि आप स्मॉल टैक्स पेयर हो और आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो हमने कहा यहां हमको बात क्या आ गई है, समझ में आ चुकी है। यस, तो ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। तो हमने डिपार्टमेंट से पूछा था, डिपार्टमेंट की स्मॉल टैक्स पेयर की क्या पहचान है, तो डिपार्टमेंट ने हमको क्या कहा, डिपार्टमेंट ने कहा अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। स्टेट के नाम कौन कौन से बताए थे, मणिपुर बताया, मिजोरम बताया, नागालैंड बताया, त्रिपुरा, मतलब एमएमटीएन तो यही हो गए, फिर बताया मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब जम्मू एंड कश्मीर नहीं बताया, हिमाचल प्रदेश नहीं बताया, असम नहीं बताया। अगर इनमें से किसी भी स्टेट में अगर आप रजिस्टर्ड है, मैंने कहा मान लीजिए इन स्टेट से मैं सप्लाई तो कर रहा हूं लेकिन मैं वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम सप्लाई कर रहे हो रजिस्टर्ड नहीं हो। तो हमने कहा भाई ऐसा पॉसिबल है ना कि हम वहां से कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, कोई नील रेटेड सप्लाई कर रहे हो। अरे भाई कोई सप्लाई ही एग्जेम्प्ट होगी, नील रेटेड होगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी जिसपे जीएसटी का पेमेंट ही नहीं करना है, तो मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के पोर्टल पे आप पे बोझ क्यों बनूंगा। तो डिपार्टमेंट ने बहुत प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए। हम बात कर रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी स्टेट में आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो सकता है बाकी स्टेट से भी सप्लाई कर रहे हो, राजस्थान से कर रहे हो, गुजरात से कर रहे हो, महाराष्ट्र से कर रहे हो, एमपी से कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से कर रहे हो, तमिलनाडु से कर रहे हो, कर्नाटका से कर रहे हो, उड़ीसा से कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट से कर रहे हो, लेकिन इनमें बताए गए किसी भी एक स्टेट से भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो, अगर आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो हम आपकी स्मॉल टैक्स पेयर की जो पहचान होगी वो क्या होगी, आपका टर्नओवर लिमिट कितनी होगी, 75 लाख रुपीस। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 75 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब आप कंपोजिशन के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अब हमने पूछा मान लीजिए मेरा पिछला साल था ही नहीं, ये तो मेरा पहला साल है, ठीक है, जैसे ये मेरा पहला प्यार है, तो क्या है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई जिसका पहला कोई है ही नहीं तो उसका टर्नओवर भी नहीं है, और जिसका टर्नओवर ही नहीं है तो फिर वो 75 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो आप तो क्या हो, एलिजिबल ही हो, एलिजिबल हो। अब मैंने डिपार्टमेंट को कहा ये जो 75 लाख रुपए का क्राइटेरिया है, ये कौन सा टर्नओवर देखना है मुझे, टर्नओवर कौन सा। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई टर्नओवर देखना होगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखना होगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या करना होगा, देखना होगा। हमने कहा ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकाला जाता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान से सुनो, टर्नओवर हमेशा किसका निकाला जाता है, जो सप्लाई हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसका उसका जीएसटी में क्या काम, उसका जीएसटी में क्या काम, इसका मतलब वो टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं होगी। तो आपको सिर्फ उन्हीं को क्या करना है, इंक्लूड करना है जो क्या हो रही हो, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ क्या हो रही हो, सर्विस हो रही हो। अब हमने पूछा मान लीजिए कोई सप्लाई है, आपने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ सप्लाई ऐसी है जो शेड्यूल फर्स्ट में बताई है, याद आ रहा है हमें, आपने ऐसा कहा था, उसमें हमने ऐसी चार
चार ट्रांजैक्शन बताइए जो विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी क्या है सप्लाई है, तो क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की अगेन भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस। हम एग्रीगेट बोल रहे हैं ना, और टर्नओवर किसका? सप्लाई का। अब वो सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन हो या विदाउट कंसीडरेशन हो इंक्लूड होगा। हमने डिपार्टमेंट से पूछा, आपने तो ये भी कहा था कि ऐसा आप पढ़ाएंगे कि शेड्यूल थर्ड होगा, जैसे पहले सर्विस टैक्स में क्या होता था, नेगेटिव लिस्ट होता था 66 से कि इन पे क्या नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, तो वैसा आपने इस बार शेड्यूल थर्ड बनाया, जिनके लिए कहा कि ये तो सप्लाई ही नहीं है, इन्हें हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों मानेंगे ही नहीं। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस जिनको सप्लाई ही नहीं मानेंगे इसका मतलब वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं होगा। हमने कहा और क्वेश्चन बन रहा है, मान लीजिए कोई सप्लाई तो है लेकिन वो सप्लाई क्या है? नॉन टैक्सेबल है। डिपार्टमेंट ने कहा ऐसे कैसे? हमने कहा बिल्कुल है भाई, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचना सप्लाई तो है, बेच रहे हो सप्लाई है, और अल्कोहलिक लीकर गुड्स है तो वो सप्लाई तो है। वो अलग बात है कि उस पर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपने कहा था, क्या कहा था, जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, जो यूज्ड फॉर क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है ना। जो रेक्टिफाइड क्या है, स्पिरिट्स है, तो आपने कहा था इन पे भी जीएसटी क्या नहीं होगा, लेवी नहीं होगा, लेकिन ये सप्लाई है। अरे आपने तो ये भी कहा था कि क्रूड ऑयल है, आपने तो कहा था जो पेट्रोल है, डीजल है, जो क्या है नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इस पे होगा जब जीएसटी लेवी होगा। फिलहाल तो अभी लेवी नहीं हो रहा, जब काउंसिल की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी तब उनसे क्या होगा, लेवी होगा, लेकिन आज तो लेवी नहीं है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स तो है। अब ये आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा टर्नओवर तो सप्लाई का होता है। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा यस होगा, ठीक है ना। डजंट मैटर कि उसमें जीएसटी लेवी हो रहा है, उस पे नहीं हो रहा है, वो टैक्सेबल है, उस पे जीएसटी भरना है या नहीं भरना, अगर वो सप्लाई है तो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। हमने कहा फिर तो इसका मतलब अगर कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, ठीक है ना, लेवी तो हो रहा है लेकिन उसकी रेट नील कर दी, उसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया, तो क्या वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा? डिपार्टमेंट ने कहा जब नॉन टैक्सेबल इंक्लूड हो गया तो एग्जेम्प्ट और नील रेटेड तो है ही क्या, तो वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो चाहे सप्लाई टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नील रेटेड हो, नॉन टैक्सेबल हो, हमने चाहे इंट्रा हो या इंटर, डिपार्टमेंट ने अरे कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, ठीक है ना, आप क्या हो, कोई सी भी हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। मैंने कहा मान लीजिए कोई सप्लाई ऐसी है जो अंडर आरसीएम वाली है, जो हमने अंडर आरसीएम दे रहे हैं, जिस पे रिसिपेंट को देना हो। अरे डिपार्टमेंट ने कहा यार जब एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड हो गया, ठीक है, आरसीएम वाली सप्लाई तो फिर भी टैक्सेबल है, क्या फर्क पड़ता है कि रिसिपेंट को देना है, तो आपकी सप्लाई है ना, आपकी सप्लाई है, तो जो भी आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई होगी वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। हमने कहा मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई ली अंडर आरसीएम जिसपे मुझको पे करना है, डिपार्टमेंट ने कहा ली होगी, लेकिन वो सप्लाई आपकी नहीं, वो सप्लायर की है, वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में क्यों इंक्लूड होगी, वो नहीं होगी। तो इंटर हो, इंट्रा हो, ओके, आउटवर्ड आरसीएम क्या हो, सप्लाई हो, एक्सपोर्ट क्या हो, सप्लाई हो, वो सब आपके टर्नओवर, जो भी सप्लाई है जो आपने करी है वो सब आपके टर्नओवर में क्या होगी, इंक्लूड होगी। हमने कहा ये एग्रीगेट का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ने कहा हो गया ना एग्रीगेट ऑल इंडिया पेन बेसिस। तो मैंने कहा भाई मेरा तो विदेश दुबई में भी है, ठीक है ना, दुबई में भी है, ओके, मेरी कंपनी की मान लीजिए क्या है, वहां पर मेरा भी ऑफिस है, तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ऑल इंडिया क्या होगा, पेन बेसिस होगा, सिर्फ ऑल इंडिया पेन बेसिस होगा। दुबई गया तेल लेने, ठीक है, तो दुबई तो क्यों जाएगा तेल लेने, वहां तो खूबी क्या है, तेल है, तो ऑल इंडिया पेन बेसिस आपको क्या करना है, टर्नओवर क्या करना है, कंप्यूट करना है। मैंने कहा इन पे भाई टर्नो सप्लाई है तो जो टैक्सेबल है उन पे तो जीएसटी भी लगता है, चाहे सीजीएसटी लगे, चाहे आईजीएसटी लगे, चाहे एसजीएसटी लगे, चाहे जीएसटी कंपनसेशन क्या लगे, सेस लगे, तो क्या जीएसटी कभी टर्नओवर का पार्ट बनेगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा यार इतने बड़े होके इस लेवल पे आके ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, कभी जो टैक्सेस होते हैं आपके ये तो गवर्नमेंट को चुकाने के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए आप उनसे लेके क्या करते हो, चुकाते हो, ठीक है, वो आपका टर्नओवर क्यों होगा? तो हमने कहा समझ में आ गया, इसका मतलब जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये कोई हमारे टर्नओवर का क्या नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनेंगे। कोई इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम ली है, हमने ली है, दी नहीं है, ली है, तो वो भी हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन हमने कहा एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आपने कहा जीएसटी टैक्सेस जो है, जीएसटी ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। मान लीजिए हमारी सप्लाई पे जीएसटी के अलावा कोई टैक्सेस लग रहा हो, मान लो एक्साइज भी लग रही हो, वैट भी लग रहा हो, तो क्या फिर वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, का शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस, क्योंकि मना हमने जीएसटी को करा है, जीएसटी के कंपनसेशन सेस को करा है मना, लेकिन इसके अलावा अगर कोई अदर टैक्सेस है उसको तो मना नहीं करा। इसका मतलब वो आपके टर्नओवर का पार्ट बन जाएंगे, और ये सब कंप्यूटेशन आप क्या करेंगे, ऑल इंडिया क्या करेंगे, पेन बेसिस करेंगे, ऑल इंडिया पेन बेसिस, ठीक है ना। हर स्टेट के अंदर सबसे आप क्या करोगे, एग्रीगेट कर लोगे, सब जगह का क्या कर लोगे, एग्रीगेट कर लोगे। चाहे आप किसी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, किसी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अभी टर्नओवर निकालना, अभी ये नहीं देखना कि आप कहां रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आप सबको एग्रीगेट कर लो। एग्रीगेट करने के बाद में आप ये देखो क्या आपका टर्नओवर
पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना, 75 लाख से ज्यादा अगर है तो सॉरी, आप स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, ठीक है ना, आप इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए पट बंद हो चुके हैं। ओके, हमने कहा बात समझ में आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, मान लीजिए इनमें से किसी भी स्टेट में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, इनमें से किसी भी स्टेट में मैं क्या रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है, या फिर तो मान लो इन स्टेट में हुई नहीं, और अगर हूं तो मैं इन स्टेट में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, ठीक है। ओके, तो अब बताइए, मान लीजिए मैं तो राजस्थान से सप्लाई करता हूं, महाराष्ट्र से करता हूं, ये एमएमटीएन, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, हुई नहीं मैं रजिस्टर्ड। अब बताओ मेरे लिए, अब मेरे लिए बताओ क्या है। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, हाँ, ये आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगर आप बताए गए इनमें से किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो, इनमें से किसी भी स्टेट में क्या नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम में स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में फॉल करने की जो क्राइटेरिया टर्नओवर होगा वो होगा एग्रीगेट टर्नओवर 1,50,00,000 रुपीस, ठीक है, 1,50,00,000 रुपीस, 1.5 करोड़ रुपए, 150,00,000 रुपीस, तीनों एक ही बात है, 1.5 करोड़, 1,50,00,000 रुपीस या 150,00,000 रुपीस। तो अगर इनसे आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर बताया गया किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप पे क्या है, 1.5 करोड़ है। अगर उनमें से किसी एक भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो गए, भले फिर राजस्थान से कर रहे हो, महाराष्ट्र से कर रहे हो, लेकिन अगर आप मिजोरम से भी कर रहे हो तो फिर लिमिट 75 लाख ही रहेगी, तो 75 लाख रहेगी। अगर उनमें से किसी भी एक स्टेट में रजिस्टर्ड हुए तो 75 लाख होगी, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो लिमिट कितनी रहेगी, 1.5 करोड़। हमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न जो तरीका आपने बताया था याद करने का वो बहुत आसान तरीका था, लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो आपने स्टेट बताया उनमें तो रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में हूं, या फिर मैं असम में हूं, या फिर मैं जम्मू एंड किस में हूं, कश्मीर में हूं। अब बोलिए मेरे पे क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि मन में इसलिए आ रहा है क्वेश्चन क्योंकि वो भी तो नॉर्थ ईस्टर्न में ही आते हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने क्या कहा, डिपार्टमेंट ने कहा उसमें हमने स्पेसिफिकली बताया था 75 लाख के लिए हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, असम में लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़ रुपए है। हमने क्या आ गई है, बात समझ में आ गई है। अब हमने कहा वापस से क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन हमको ये दिमाग में आ रहा है, जैसा आपने पहले चाल चली थी कि कंपोजिशन लेवी सिर्फ किसके लिए रखा, गुड्स वालों के लिए रखा, ठीक है ना, सर्विस वालों के लिए रखा ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो पार्शियलिटी आप भेदभाव शुरुआत से करते हुए आ रहे हो, अर्लियर लॉ से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, वो हमने देख लिया। तो आपने यहां पर भी क्या करा, ये करा, ठीक है, वो तो हमने क्या करा, नाराजगी करी, बड़ा गुस्सा जताया, तो आपने उसको ठीक करा। अब मेरा ये कहना है, ये जो टर्नओवर की लिमिट है, क्या सर्विस वालों के लिए भी यही है क्या, सर्विस वालों के लिए भी यही है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा क्यों दिमाग में, हमने कहा रीजन एक तो बता दिया, दूसरा रीजन ये भी है, दूसरा रीजन ये, मान लो कोई 100 करोड़ का टर्नओवर करता है तो वो 10 करोड़ क्या करता है, मुनाफा कमाता है, ठीक है, 10% मुनाफा कमाता है गुड्स वाला, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, ये ठीक है, 13%, 5%, 7%, 10%, 12% क्या करते हैं, कमाते हैं। लेकिन सर्विस वाले में क्या है, अगर सर्विस वाला 12 करोड़ का टर्नओवर भी कर रहा है ना तो उसका 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मन में सवाल आता है, ठीक है ना, कि पहले भी आपने सिर्फ गुड्स वालों को करा, ओके, तो इसलिए मन में आया कि क्या दोनों के लिए क्या है, लिमिट सेम है क्या? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, नहीं, सर्विस वालों के लिए लिमिट ना 1.5 करोड़ है ना 75 लाख है, उनके लिए बेसिकली कितनी है, 50 लाख है, उनके लिए कितनी है, 50 लाख है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स नहीं है, जो ट्रेडर ऑफ गुड्स नहीं है, और जो कौन नहीं है, फूड सर्विस वाले नहीं है, तो जो बाकी के जो बच गए, जिनको हमने बाद में अलाउ करा था, किनको अलाउ करा, नाई की दुकान वालों को, स्टाइलिन सीजर वालों को, जो प्योरली या फिर तो सर्विस में एंगेज है या सर्विस के साथ में क्या कर रहे हैं, सर्विस के साथ में गुड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए लिमिट कितनी करी है, 50 लाख की करी। तो उनका अगर टर्नओवर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पेन बेसिस अगर 50 लाख से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो वो कंपोजिशन क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। हमने कहा बात समझ में आ गई, चलो लिमिट तो याद हो गई है, 3 लिमिट है, 1.5 करोड़ की लिमिट है, 75 लाख की क्या है लिमिट है, और एक तीसरी लिमिट सर्विस वालों के लिए दी है, ओके, जो प्योरली सर्विस है या सर्विस प्लस गुड्स है, उनके लिए क्या है, 50 लाख की लिमिट है। चलो लिमिट तो हमको समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंट से ये है, ये कंपोजिशन स्कीम किस दिन से मेरी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी? अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवाते हैं ना, ठीक है ना, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तो उसमें भी डेट होता है कि ये आपकी पॉलिसी इस दिन से लेकर इस दिन तक वैलिड होगी, ठीक है ना, इस दिन से लेकर इस दिन तक क्या होगी, वैलिड होगी। तो मेरे को ये जानना है कि ये कंपोजिशन जो लेवी है, अगर मैं एलिजिबल हूं और अगर मैं ऑप्ट भी करना चाह रहा हूं तो ये मेरी कब से क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा। डिपार्टमेंट ने कहा भाई इसके लिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप क्या न्यू रजिस्ट्रेंट हो या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो? हमने कहा दोनों ही बता दो एक एक करके। तो डिपार्टमेंट ने कहा चलो सुनो, अगर आप जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेंट हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, भाई रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, बार बार नहीं करवाना पड़ता, तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेंट हो तो जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करोगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर ही हमको बता देना कि आपको कंपोजिशन स्कीम बहुत पसंद आ गई है, हमारे सेक्शन 10 के प्रोविजन आपके मन को भा गए हैं, तो आप उसी में बता देना, ये भी बता देना कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, ठीक है ना, या फूड सर्विस वालों हो, या इनके अलावा जो दूसरी कैटेगरी थी ना, दूसरी कैटेगरी थी उसका नाम होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A।
सब सेक्शन कौन सा 2A बाद में फिक्स करा ना, 2 और 3 के बाद में फिक्स करा सर्विस वालों को, या सर्विस प्लस गुड्स। सर्विस प्लस गुड्स का एग्जांपल कौन हुआ? स्टाइल एंड सीजर, कि हेयर कटिंग तो करता ही है, रिबॉन्डिंग तो करता ही करता है, ठीक है ना, और डिटेन भी करता है, स्ट्रेटनिंग भी करता है, कलरिंग भी करता है, और जो खरीदना चाहे क्रीम ब्रीम शैम्पू वो भी बेच देता है। तो सर्विस प्लस गुड्स वाले, तो वो बीच में सेक्शन 10 सब सेक्शन क्या है 2 वाले। तो आप बताओ कौन हो? तो आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में ही बता देना। हमने कहा बता देंगे, लेकिन एप्लीकेबल कब से होगी? डिपार्टमेंट ने कहा जिस दिन से आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव जब से हुआ उसी दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। हमने कहा ये तो आपके आंसर में एक नया क्वेश्चन बन गया। तो अब हमें ये बताओ कि कब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है जीएसटी में? डिपार्टमेंट ने कहा ये बात वैसे तो रजिस्ट्रेशन टॉपिक की है, लेकिन जब पूछा है तो जरूर बता देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सुनो भाई, जिस भी दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए थे, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए, मैंने कहा मान लो ना, ठीक है ना, जिस भी दिन क्या मान लो 1 मई को हो गया मैं, तो डिपार्टमेंट ने कहा अब आप ये देखो क्या आपने उसके 30 दिनों में एप्लीकेशन कर दी, मतलब 31 मई तक कर दी क्या? तो हमने कहा कर दी, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही है तो कर दी। तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर जिस भी दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हो, अगर उसके आप 30 दिनों में क्या कर देते हो? एप्लीकेशन कर देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हम आपका मालूम है रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव मानेंगे? जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन नहीं, ठीक है ना। मान लो आपने 31 मई को एप्लीकेशन करी, 1 मई को लायबल हुए, 31 मई को एप्लीकेशन करी, और मई के बाद में जून में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन आपने चूंकि 30 नौ में क्या कर दी थी? एप्लीकेशन कर दी थी। हम आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव मानेंगे? 1 मई से, मतलब जिस दिन आप लायबल हुए उसी दिन से, और उसी दिन से आपकी कंपोजिशन भी क्या होगी? इफेक्टिव हो जाएगी। हमने कहा इसमें एक और क्वेश्चन बन गया, मान लो 30 दिन में नहीं करी, मैंने तो 1 जून को करी, 30 दिनों के बाद में करी, और फिर मेरा क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ। तो डिपार्टमेंट ने कहा अब चूंकि आपने 30 दिनों में एप्लीकेशन नहीं करी है, 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं करी है, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हम 1 मई से इफेक्टिव नहीं मानेंगे, अब हम आपका रजिस्ट्रेशन मानेंगे उस दिन से इफेक्टिव जिस दिन आपको एक्चुअली में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जीएसटी होगा उस दिन से होगा, और जिस दिन से इफेक्टिव होगा ओके उसी दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। हमने कहा ये समझ में आ गई। एग्जांपल से आपने समझाया 31 मई बोला, बात समझ में आ गई। एक में आपने 1 जून बताया, ठीक है ना, फिर मान लीजिए 1 जून बताया और रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया मान लीजिए 30 जून को हो गया, तो फिर 30 जून से मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा और उसी दिन से मेरा कंपोजिशन क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई, लेकिन अब एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना, पहले मैं कंपोजिशन में था ही नहीं। अरे पहले मैं कंपोजिशन में था ही नहीं, हो सकता है क्योंकि मेरा पहला टर्नओवर ज्यादा हो, क्योंकि आपने तो क्राइटेरिया क्या बताया? पिछले साल का टर्नओवर। हो सकता है कि उससे पिछले साल का टर्नओवर मेरा बहुत ज्यादा था, 1.5 करोड़ से ज्यादा था, 75 लाख से ज्यादा था, 50 लाख से ज्यादा था, तो इसलिए पिछले साल में कंपोजिशन ले ही नहीं सकता था। लेकिन चूंकि पिछले साल का टर्नओवर मेरा 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 75 से ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो मैं इस साल क्या हूं? एलिजिबल हूं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अब उसकी कंपोजिशन कब से इफेक्टिव हो सकती है? क्या मैं साल के बीच में मेरा मन बन जाए कंपोजिशन लेवी का, कोई आप मेरे जैसा आ जाए और बढ़िया तरीके से क्या कर जाए, ऐसा समझाए और उसको क्या हो जाए? कंपोजिशन से प्यार हो जाए, तो क्या साल के बीच में कंपोजिशन ले सकता है? डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। साल के बीच में कभी भी नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपके मन को इतना ही पसंद आ चुकी है कंपोजिशन स्कीम, तो अगले साल जो आ रहा है आपका, अगला साल जो आ रहा है 25-26 आ रहा है ना, 25-26 2025-2026, ठीक है ना, आप 25-26 में 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम क्या कर लीजिएगा? ले लीजिएगा। अब हमने कहा मेरे को 25-26 में कंपोजिशन चाहिए, मैं ये आपको कैसे बताऊं कि मेरे को चाहिए? मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, ठीक है भाई। न्यू रजिस्टर्ड थे तो वो तो एप्लीकेशन में बता देते थे, मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे को कंपोजिशन पसंद आ गया? तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, नया साल चालू होने से पहले 1 अप्रैल 2025 से पहले आप एक हमको सेपरेट इंटीमेशन दे दो CMP 02 फॉर्म के अंदर। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उसमें आपको बताना पड़ता है 25-26 में चाहिए, फिर बताना पड़ता है आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, ठीक है ना, या फूड सर्विस वाले हो, या तीनों ही नहीं, आप तो कौन हो? स्टाइल एंड सीजर वाले हो, वो बताना पड़ता है आपको। तो वो आप हमको CMP 02 से क्या कर दीजिएगा? बता दीजिएगा। हम आपकी कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से ही क्या कर देंगे? चालू कर देंगे, मतलब बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर से ही चालू हो जाएगी, साल के बीच में नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए तो साल के शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ता है? ये देना पड़ता है, CMP क्या देना पड़ता है? 02 देना पड़ता है बिफोर स्टार्ट ऑफ कौन सा? करंट फाइनेंशियल ईयर। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई है, लेकिन इस समझ में आने में बात में एक बात और क्वेश्चन बन गया भाई, जब मैं नॉर्मल टैक्स पेयर था तब तो मैं ITC ले रहा था, और अब कंपोजिशन में हूं तो आप मेरे को ITC तो दोगे नहीं। तो डिपार्टमेंट ने कहा आपको दिक्कत क्या है? मैंने कहा दिक्कत मेरे को यह है, जब 1 अप्रैल से मैं दुकान से जब माल बेचूंगा तो उस माल पे तो मैंने ऑलरेडी पहले ITC लिया हुआ है, क्योंकि वो स्टॉक मेरा पहले का खरीदा हुआ था, वो स्टॉक तो मेरा 24-25 का खरीदा हुआ था, और 24-25 में तो मैं रेगुलर टैक्स पेयर था, तो उस पे तो मैंने ITC लिया हुआ है। और अब उस स्टॉक को जब मैं 1 अप्रैल से जो ऑलरेडी मेरे पास में पड़ा है, अभी नया खरीदूंगा उस पर ITC नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑलरेडी खरीदा हुआ है उस पे तो मेरा ITC लिया हुआ है,
ठीक है, उसको जब मैं बेचूंगा तो मैंने तो ऑलरेडी उस पर आईटीसी लिया, और आप बोलते हो कंपोजिशन में तो आईटीसी मिलता ही नहीं है। रीजन भी समझ में आता है, क्योंकि आप बहुत ही कंपोजिट, बहुत ही मिनिमम रेट से जीएसटी लेते हो, तो इसलिए आप आईटीसी नहीं देते। लेकिन मेरे तो ऑलरेडी आईटीसी लिया है। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत प्रशंसा करी, कहा बहुत शानदार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। डिपार्टमेंट ने कहा अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ना सिर्फ इंटीमेशन ही नहीं, सिर्फ सीएमपी 02 ही नहीं, आपको एक और देना होगा आईटीसी 03। हमने कहा इससे क्या होगा? डिपार्टमेंट ने कहा आपके क्वेश्चन में ही क्या था, आंसर था, इस फॉर्म से आपको अपने आईटीसी का क्या करना होगा, रिवर्सल करना होगा। हमने कहा आईटीसी का रिवर्सल? डिपार्टमेंट ने कहा यस, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर से अब कंपोजिशन, भाई आप 24-25 में तो क्या थे, कम नॉर्मल में थे, लेकिन 25-26 में आप कंपोजिशन ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो साल शुरू होने से पहले, 25-26 शुरू होने से पहले आप सीएमपी 02 देके बता दोगे कि आपको कंपोजिशन चाहिए। लेकिन जो आईटीसी माल जो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, जिसका आपने आईटीसी लिया हुआ है, उस आईटीसी का रिवर्सल भी तो करना पड़ेगा, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आपने क्वेश्चन बनाया बहुत बढ़िया तरीके से था, तो उसके लिए आपको आईटीसी 03 क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और उससे आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसका अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा? तो वैसे तो डिपार्टमेंट ने कहा आप जो पूछ रहे हो ये जगह वो सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो आईटीसी वाले टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं बताते हैं, वहां ऐसा क्वेश्चन पूछते तो बहुत बढ़िया कहानी करके क्या करते बताते, लेकिन चूंकि पूछ लिया है तो यहां हम आपको सेटिस्फैक्ट्री क्या कर देते हैं, आपके मन को तसल्ली हो जाए, आपको लग जाए कि समझ में आ गया, इतना बता देते हैं। आपको कितना रिवर्सल करना है, आप एक काम करो, 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल को कंपोजिशन ले रहे हो, 1 अप्रैल से पहले कौन सा दिन था, 31 मार्च था। आप देखो दुकान में आपके पास में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, फिनिश गुड्स का हो गया, रॉ मटेरियल का हो गया, अरे भाई स्टॉक जिसका जिस पे भी आपने आईटीसी लिया हुआ है, तो वो आप चेक करो कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनपुट का स्टॉक है, चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, चाहे वो डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है, वो आप देखो कितना है। तो उस पे जितना भी आपने आईटीसी लिया हुआ है, उस पे जितना भी लिया हुआ है, क्योंकि उसी स्टॉक को तो आप बेचोगे, उसी स्टॉक को तो इस साल 25-26 में बेचोगे कंपोजिशन में रहते हुए, तो उस स्टॉक पे जितना भी आईटीसी आपने लिया है, उस आईटीसी का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। हमने कहा समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने कहा एक और है, मेरी दुकान में तो एसी भी लगा हुआ है, ठीक है ना, जनरल स्टोर है तो रेफ्रिजरेटर भी है कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए, ओके, आइसक्रीम रखने के लिए भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी हमारा क्या करा हुआ है, रखा हुआ है, ओके। अब मैं क्या करूं? तो डिपार्टमेंट ने कहा देखो इसका भी हम बताते हैं। जीएसटी लॉ में ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, ये मशीनरी जो आपने बताई है, ठीक है ना, कंप्यूटर बता दिया आपने, लैपटॉप बता दिया आपने, अपना एसी बता दिया, रेफ्रिजरेटर बता दिया, ठीक है ना, तो इनकी हमने उम्र 5 साल मानी है, 5 साल मतलब 60 महीने मानी है, ठीक है, 60 महीने मानी है। तो अब आप ये देखो कि अब इसकी बची हुई उम्र कितनी है। मान लो 60 महीने टोटल उम्र मानी है, अब तक इसकी 40 महीने उम्र निकल चुकी है, 40 मंथ्स निकल चुके हैं, अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची है, 20 बची है। तो अब आप ये काम करिए ना, आप ये काम करिए, आपने उस एसी पे जितना आईटीसी लिया, उस रेफ्रिजरेटर पे जितना आईटीसी लिया, ठीक है ना, उस जो कोल्ड वो क्या होता है डीप फ्रीजर जो होता है, उस पे जितना आईटीसी लिया, उस कंप्यूटर लैपटॉप पे जितना आईटीसी लिया, उसको आप 60 मंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अरे भाई आप उसको 60 मंथ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आईटीसी लिया था उसको 60 मंथ से डिवाइड कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी उसकी बैलेंस यूजफुल लाइफ बची है, अगर बची है तो मान लो एग्जांपल में 20 महीने बची है, तो जितना आता है बस इतना अमाउंट रिवर्स कर देना कैपिटल गुड्स के लिए, ओके, इतना अमाउंट रिवर्स कर देना। हमने कहा बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन अगेन आंसर में क्वेश्चन है, हमको समझ में आ गया कितना रिवर्स करना है। मान लीजिए ये अमाउंट 4 लाख रुपए का रिवर्स करना है, लेकिन मेरे पास में 4 लाख का आईटीसी बैलेंस ही नहीं है, हो सकता है बैलेंस तो मैं यूज कर चुका हूं, बैलेंस है ही नहीं। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपके पास में मान लो बैलेंस है, ठीक है, तो आप बैलेंस को रिवर्स कर दो और बचा हुआ बैलेंस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा आपका। तो और अगर आपके पास मान लो 4 लाख का बैलेंस ही नहीं है, सिर्फ 3 लाख है, तो 3 लाख तो रिवर्स करो और बाकी का 1 लाख कैश में हमको पे करो, क्योंकि उस 1 लाख को आप आईटीसी यूज कर चुके हो, ठीक है ना, आईटीसी यूज कर चुके हो, तो वो हमको कैश में दे दो और बाकी 3 लाख आप आईटीसी का रिवर्सल कर दो, बैलेंस क्या कर दो, 0 कर दो। हमने कहा बात समझ में आ गई, हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि दुकान में जितना भी क्या पड़ा था, स्टॉक पड़ा था, उस पे जितना भी क्या लिया हुआ था, आईटीसी लिया हुआ था, उस पे जितना आईटीसी लिया था, ओके, वो रिवर्स कर देंगे और कैपिटल गुड्स की जितनी बची हुई उम्र है, मान लो 20 महीने, तो वो 20 महीने का जितना आईटीसी रिवर्स कर देंगे। अगर बैलेंस पड़ा है तो बैलेंस से कर देंगे और बैलेंस नहीं है तो कैश में कर देंगे, और बैलेंस ज्यादा है तो बचा हुआ बैलेंस लैप्स हो जाएगा। हमने कहा बचा हुआ बैलेंस क्यों लैप्स होता है, मान लो 5 लाख का बैलेंस है, रिवर्स 4 लाख ही करना है, तो 1 लाख क्यों लैप्स हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनो देखो बहुत सिंपल है, जिस दिन तुम कंपोजिशन से नॉर्मल में आओगे, तब जब आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ होगा ना, उसका आईटीसी तब ले लेना, तब ले लेना। जब आप नॉर्मल में आ जाओगे ना, तो उस समय आपके पास में दुकान में जितना स्टॉक पड़ा हुआ होगा ना, तब उस समय जो स्टॉक होगा उसका आईटीसी लेना। इसलिए आज बैलेंस बचा हुआ बैलेंस हम लैप्स करवा देते हैं। अब हमने क्वेश्चन पूछा, ये जो सीएमपी 02 था, जिससे मेरे को आपको इंटीमेशन देनी थी कि 25-26 में मेरे को कंपोजिशन चाहिए, तो ये तो 1 अप्रैल से पहले पहले मैं आपको पोर्टल पे दे दूंगा। ये जो 4 लाख का रिवर्सल करना है,
ये आपको मैं आईटीसी 03 कब तक देना है मेरे को, ये पोर्टल पे कब तक देना है, डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है क्वेश्चन है, ओके 60 दिनों के अंदर अंदर। साल चालू होगा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 60 डेज के अंदर अंदर, तो आपको मालूम है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल और प्लस मई, तो 30 मई तक आप हमको पोर्टल पे ये आईटीसी 03 दे देना, बता देना कि कैपिटल गुड्स पे कितना बन रहा है और स्टॉक में जो आपके पास में पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स पे कितना आईटीसी रिवर्स करना है, और बता देना ये आपने आईटीसी क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो ये आप हमको क्या कर देना, बता देना। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में अब आ चुकी है। यस अब हमने अगला क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा, भाई एलिजिबिलिटी हमको मालूम पड़ गई कि कितना क्या है, टर्नओवर है ये मालूम पड़ गया, ठीक है ना। अब हमें ये मालूम पड़ना है कि कंपोजिशन में आपने बताया था स्टार्टिंग में कि यहां पर बहुत ही कंसेशनल रेट से क्या ले लिया जाता है, जीएसटी ले लिया जाता है, बहुत ही कंसेशनल रेट से और एक यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। फिर आप कुछ भी सप्लाई करो, आप सभी पे क्या होगा, एक ही रेट से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो बेसिकली वो क्या रेट है, जिस रेट से कंपोजिशन ऑप्ट करने पे हम अपने जीएसटी का क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, जाननी चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा आप सप्लायर कौन से हो, हमने कहा सप्लायर कौन से का मतलब रेट तो क्या होगी, एक ही होगी भाई कंपोजिशन में। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, रेट भी क्या है, अलग अलग है। तो हमने कहा ठीक है, हम सप्लायर ऑफ क्या है, गुड्स हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसमें भी ये बताना पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है भाई। एक दुकान से क्या बेचता है, साबुन बेचता है, ठीक है ना, और साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल बेच रहे हो, बिस्किट बेचता है, ओके। और एक उसकी फैक्ट्री वाला होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, जो क्या बना रहा है, आटा मैन्युफैक्चर कर रहा है, दाल को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बिस्किट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है ना, चिप्स जो होता है वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो बहुत तरह के, तो आप क्या हो, इस गुड्स में भी ट्रेडर हो जो खरीद के बेच देता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर हो। तो हमने कहा ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा चलो मैन्युफैक्चरर हूं, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो मैन्युफैक्चर तो आपको कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो, ठीक है ना, आप चॉकलेट बना लो, ठीक है ना, आप चाहे कुछ भी क्या कर लो, बना लो, आप कोई सा भी गुड्स क्या कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो। आप हेयर ऑयल भी बनाओगे तो एक ही रेट से जीएसटी देना होगा, साबुन बनाओगे तो भी उसी रेट से होगा, आटा बनाओगे तो भी होगा, बिस्किट बनाओगे तो भी होगा, चिप्स बनाओगे तो भी क्या होगा, उसी रेट से होगा, ब्रेड बनाओगे तो भी क्या होगा, उसी रेट से होगा। अगर आप मैन्युफैक्चर एक रेट है और वो रेट इतनी कंसेशनल है, ठीक है ना, कि उनकी इंडिविजुअल रेट कुछ भी हो। यहां कंपोजिशन में यूनिफॉर्म रेट कितनी है, सिर्फ 0.5% सीजीएसटी और 0.5% क्या होगा, एसजीएसटी। तो हमने कहा दोनों मिला के तो मात्र कितना हुआ, 1%। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही तो है, ठीक है ना, सिर्फ 1% जीएसटी देना होगा, 0.5 सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। हमने कहा इसका मतलब 0.1% आईजीएसटी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। अभी हम बता देते हैं, हालांकि आगे जरूर बताते, कंपोजिशन वाले को हम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने देंगे। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट इंक्लूड करवाया था। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बढ़िया है, वो कौन सा, पिछले साल, ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस साल आप ऑप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पिछले साल आपने इंटरस्टेट करी होगी, हमें कोई मतलब नहीं है। इस साल कंपोजिशन कर लोगे तो हम आपको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने देंगे। हमने कहा क्यों नहीं करने दोगे, डिपार्टमेंट ने कहा बता देंगे, रीजन बता देंगे, पर अभी ये तो समझो 0.5% सीजीएसटी और 0.5% ही क्या होगा, एसजीएसटी होगा। सिर्फ इतना सा ही क्या करना होगा, पे करना होगा। मैंने कहा कौन से अमाउंट पे, सिर्फ टैक्सेबल वाले पे करना होगा, इसका मतलब तो ठीक है ना। टैक्सेबल एग्जेम्प्ट पे कौन सा जीएसटी लगता है, एग्जेम्प्ट पे तो जीएसटी नहीं लगता, नील रेटेड पे तो जीएसटी नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल पे तो जीएसटी लेवी ही नहीं होता है। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो और इसका आंसर सुनो। कंपोजिशन लिया है ना, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, ये आपको पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल पे भी पे करना पड़ेगा, जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस पे भी पे करना पड़ेगा, जो नील रेटेड है उस पे भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हमने कहा तो गजब है ये बात। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल यही है। तो अभी तो हमने कहा था कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, दर्शन करने हो तो पट खुले हुए हैं, अगर एलिजिबल हो, ठीक है ना, एलिजिबल हो दर्शन करने तो आ जाओ, और नहीं करने तो मत आओ, ठीक है। तो इसमें देख लो, आपको टैक्सेबल पे भी पे करना पड़ेगा, और इवन आपको नील रेटेड जो है आपकी सप्लाई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो होली एग्जेम्प्ट गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उन पर भी आपको जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, हमने कहा नॉन टैक्सेबल पे, उन पे तो जीएसटी लेवी नहीं होता। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी, और डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको आगे जरूर बताते और बता भी देंगे, लेकिन पूछ लिया है तो बता देते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई करने वाले को, ठीक है, जिन पे जीएसटी लेवी होता ही नहीं है, वो सप्लाई करने वाले को हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने ही नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे तो जीएसटी लेवी नहीं होता है, उन पे जीएसटी लेवी नहीं होता। तो अगर कोई सप्लायर नॉन टैक्सेबल भी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता। पिछले साल कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर लो। अगर इस साल कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई कर ले, नील रेटेड सप्लाई कर ले, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर ले, लेकिन नॉन टैक्सेबल जो सप्लाई होती है, ठीक है ना, वो क्या नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। हमने कहा चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई है। अब हमने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि ये 0.5% सीजीएसटी और 0.5% जो एसजीएसटी है, ये आपको टैक्सेबल का, नील रेटेड का, होली एग्जाम का पे करना है, लेकिन कौन से टर्नओवर का, क्या एग्रीगेट टर्नओवर का? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप ये पे करोगे अपने टर्नओवरिंग स्टेट का,
ठीक है, अरे भाई आप हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में भी हो, गुजरात में भी हो, राजस्थान में भी हो, एमपी में भी हो, यूपी में भी हो, ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का थोड़ी ना होगा। राजस्थान में आपने जितना टर्नओवर करा उसका 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी कर देना, तो 0.5 सेंट्रल को चले जाएगा और 0.5 राजस्थान को चले जाएगा। गुजरात में जितना टर्नओवर करा उसका 0.5 सेंट्रल को चले जाएगा और 0.5 गुजरात को चला जाएगा। महाराष्ट्र में जितना टर्नओवर करा उसका 0.5 सेंट्रल को चले जाएगा, 0.5 किसको चले जाएगा, स्टेट को चले जाएगा। हमने कहा समझ में आ गई ये बात। मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% कौन सा एसजीएसटी, टैक्सेबल पे तो पे करना ही करना है। खास बात नील रेटेड होली एग्जाम पे भी क्या करना है, पे करना है, और टर्नओवर इन स्टेट पे क्या करना होगा, हमें पे करना होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा, आपने कहा था 2 क्वेश्चन है, हमने कहा हाँ। आपने कहा था अब गुड्स के साथ में आप सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। तो कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा चलो ये बहुत भी बढ़िया बात है, ठीक है ना, ये भी कौन सी बढ़िया बात है। तो सुनो कितनी सप्लाई कर सकते हो आप, सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। पिछला आपका इस पिछले साल जो आपका स्टेट का टर्नओवर था, हर स्टेट का अलग अलग बता देते हैं, एमपी का भी बता देते हैं, यूपी का बता देते हैं, महाराष्ट्र का भी क्या कर देते हैं बता देते हैं, गुजरात का बता देते हैं, राजस्थान का भी क्या कर देते हैं बता देते हैं, ठीक है ना। तो सभी का हम क्या कर देते हैं बता देते हैं। तो पिछले साल आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्टेट में जितना टर्नओवर था उसका कितना परसेंट, उसका 10%, उसका कितना 10%। मान लो पिछले साल आपका टर्नओवर 60 लाख था, 70 लाख था, 80 लाख था, 90 लाख था, 1 करोड़ था, तो जितना भी आपका क्या था टर्नओवर था उसका 10%, और 5 लाख विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा, मतलब मिनिमम 5 लाख। मिनिमम 5 लाख का मैन्युफैक्चरर साथ में अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहता है तो मिनिमम 5 लाख की तो कर ही सकता है, मिनिमम 5 लाख की कर सकता है। अब मान लो पिछले साल का उसका स्टेट का टर्नओवर 70 लाख है, तो 70 लाख का 10% तो 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, तो इतने अमाउंट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकता है। ये सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी, अदर देन फूड सर्विस। फूड सर्विस वालों पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं, उनको तो हमने इनिशियली कंपोजिशन के लिए एलिजिबल करा हुआ था, ठीक है ना, उनके लिए तो था ही, हमेशा से ही था। साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस हमने करने से पहले मना कर रखा था, अब हमने लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली अलाउ कर दिया। तो दूसरी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब अदर देन फूड सर्विस, फूड सर्विस वाले पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो सप्लाई ऑफ कौन सी है सर्विस है, कितनी कर सकते हो, मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम पिछले साल उस स्टेट में जितना टर्नओवर है उसका 10%, दोनों में से जो हायर होगा, ठीक है ना, इतनी साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। हमने कहा अगेन सेम सवाल है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आटा मैन्युफैक्चर करता हूं, बिस्किट भी बनाता हूं, ब्रेड भी बनाता हूं, फलाना भी बनाता हूं, डिमाका भी बनाता हूं, समझ में आ गया। उस पे 0.5% सीजीएसटी दूंगा, 0.5% एसजीएसटी दूंगा, ठीक है ना, और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो स्टेट का टर्नओवर होगा उस पे दे दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं जो साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी जो कर रहा हूं, मैं साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी जो कर रहा हूं, इस पे किस रेट से दूंगा। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा रेट सेम ही रहेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी करते हो, तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे उसकी सप्लाई पे या सर्विस जो सप्लाई करी, एक ही रेट होगी, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। चाहे वो सर्विस टैक्सेबल हो तो भी जीएसटी दोगे, चाहे वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो तो भी उस पर आपको जीएसटी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैंने कहा क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग में बात बहुत अच्छी तरीके से दही की तरह क्या हो चुकी है, जम चुकी है। हमने कहा क्वेश्चन तो अभी और है, ठीक है ना। मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, एफडी करवाई, सेविंग खाता है, वहां से मुझको ब्याज मिलता है, जो कि आपने मेरे को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पहले बताया था कि ब्याज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। अभी आप बात बोल रहे हो कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एग्जेम्प्ट पे भी क्या करना होगा, जीएसटी देना होगा। इसका मतलब मेरे को ब्याज पे भी जीएसटी देना होगा, ब्याज पे भी देना होगा। अब अगर आप ब्याज पे जीएसटी लोगे तो मैं बैंक में पैसा जमा ही नहीं करूंगा, तो डेट मेरे को ब्याज मिले ही नहीं, ब्याज नहीं मिले तो जीएसटी नहीं दूंगा, और बैंक में पैसा जमा नहीं कराऊंगा तो इकोनॉमी का तो बंटा धार हो जाएगा। बैंक के आगे कहां से लोन देगी, एग्रीकल्चर लोन देना है, इंडस्ट्रियल लोन देना है, एजुकेशनल लोन देना है, फला का लोन देना है, उनको भी तो लोन देना है जो देश छोड़ के भागेंगे, ठीक है ना, जो लोन क्या करेंगे, डूबेंगे, उनको तो और ज्यादा भर भर के क्या करना है, लोन देना है। ओके, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ब्याज पे भी क्या लोगे, जीएसटी लोगे, तो पैसा जमा नहीं कराएंगे, जमा नहीं कराएंगे तो बैंकिंग सेक्टर क्या होगा, बंटा धार हो जाएगा। डिपार्टमेंट का क्वेश्चन बहुत शानदार है और पूछा बहुत शानदार तरीके से, तो सुनो, ठीक है, ब्याज पे जीएसटी नहीं देना होगा, ठीक है, कंपोजिशन में ब्याज पे जीएसटी देना ही नहीं होगा। ओके, बाकी मैन्युफैक्चर को एग्जेम्प्ट पे देना होगा, नील रेटेड पे देना होगा, टैक्सेबल पे देना होगा, लेकिन जो ब्याज है ना, लोन का, एडवांस का, डिपॉजिट का जो ब्याज जो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना, समझ लो यहां पर भी एग्जेम्प्ट है, उस पे आपको जीएसटी नहीं देना है। अब हमने कहा हमको बात बहुत अच्छे से क्या आ गई है, समझ में आ गई है। तो इसका एक फायदा तो ये भी हुआ, यहां क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि साबुन पे क्या रेट है, ठीक है ना, तेल पे क्या रेट है, ब्रेड पे क्या रेट है, बिस्किट पे क्या रेट है, ठीक है ना, एक ही रेट से क्या करना होगा, जीएसटी देना होगा। ओके, अब हमने कहा चलो ये तो बात मैन्युफैक्चरर की हुई। अब मान लो कि मैं उन्हीं गुड्स का कौन हूं, ट्रेडर हूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए और मैं अब उनका ट्रेडर हूं, मैं खरीद के क्या करता हूं, बेचता हूं। तो उन्हीं गुड्स के बेचने पे मेरे को कंपोजिशन में, ठीक है, अगर मैं एलिजिबल हूं, ऑप्ट करता हूं, तो मेरे को किस रेट से देना है। डिपार्टमेंट ने कहा सुनो रेट सेम ही है, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। हमने कहा जब रेट ही सेम थी तो फिर अलग अलग कराई क्यों, मैन्युफैक्चर ट्रेडर सीधा ही बोल देते गुड्स। डिपार्टमेंट ने कहा सुनो तो सही यार, ठीक है, गरम गरम मत खाओ, मुंह क्या होगा, जल जाएगा आपका। उन्होंने कहा
अगर आप क्या हो, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं हो, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, रेट वही है 0.5% सीजीएसटी, वही 0.5% क्या होगा, एसजीएसटी होगा। वही आपको टर्नओवर इन स्टेट पे, जो आपका स्टेट का टर्नओवर होगा, गुजरात का, महाराष्ट्र का, एमपी का, यूपी का, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी देना होगा। लेकिन क्या विशेष है ट्रेडर का जो मैन्युफैक्चरर से अलग करता है, या क्या स्पेशल है ट्रेडर में जो मैन्युफैक्चरर में नहीं है, वो ये है, ट्रेडर को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया है कि वो दुकान से जो माल बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, तेल क्या कर रहा है, बेच रहा है, खाने का तेल हो या लगाने का क्या हो तेल हो, ठीक है ना, और भी कॉस्मेटिक क्रीमें क्या कर रहा है, बेच रहा है, अरे जो भी क्या चीजें बेच रहा है, उसमें से जो टैक्सेबल होगा उसी पे ही उसको क्या करना होगा, देना होगा। मतलब जो नील रेटेड माल बेच रहा है, जो एग्जेम्प्ट माल क्या कर रहा है, बेच रहा है, उस पे उसको नहीं देना, मैन्युफैक्चरर को देना होगा, ट्रेडर को नहीं देना होगा। हमने कहा ब्याज, अरे ब्याज पे तो मैन्युफैक्चरर को ही नहीं देना था, तो तुमको कहां से देना होगा? ब्याज पे तो कंपोजिशन में ब्याज पे तो जीएसटी देना ही नहीं है, ब्याज पे तो देना ही नहीं है। लेकिन ट्रेडर के लिए क्या खास बात है, नील रेटेड है, होली एग्जेम्प्ट है, उस पे आपको जीएसटी नहीं देना है। मैंने कहा सेम सवाल वापस से है, ट्रेडर वाला कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है साथ में? डिपार्टमेंट ने कहा आंसर बहुत सिंपल है, सेम है, वही 5 लाख रुपए, और पिछले साल आपका जो स्टेट में टर्नओवर था उसका 10%, मतलब आपका राजस्थान में जितना टर्नओवर था उसका कितना परसेंट, 10%। मैंने कहा पिछले साल मैं पिछले साल था ही नहीं, यही मेरा पहला साल है, तो डिपार्टमेंट ने कहा पिछला साल नहीं है तो उसका 10% नहीं निकलेगा, तो समझ लो कितना, 5 लाख आप क्या कर सकते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। मैंने कहा अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस पे किस रेट से देना है? डिपार्टमेंट ने कहा वही सेम आंसर है, आप ट्रेडर हो, वही 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। मैंने कहा सप्लाई ऑफ सर्विस अगर एग्जेम्प्ट है तो मैन्युफैक्चरर से तो लिया था, डिपार्टमेंट ने कहा ट्रेडर से नहीं लेंगे, स्पेशल प्रिविलेज है, इसलिए ट्रेडर ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स को अलग अलग पढ़ा रहे हैं, नहीं तो दोनों सेम ही बोल देते सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर नील रेटेड पे भी देगा, उससे तो हम होली एग्जाम पे भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ओके। लेकिन ट्रेडर से हम सिर्फ किससे लेंगे, टैक्सेबल पे लेंगे। नील रेटेड जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, होली एग्जाम जो सप्लाई कर रहा है सर्विस की, उस पे उससे जीएसटी नहीं लेंगे। मैंने कहा बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सर्विस दे रहा हूं उस पे क्या रेट है, कौन सा माल बेच रहा हूं, ठीक है ना, तो ब्रेड पे क्या रेट है, बिस्किट पे क्या रेट है, कुछ नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म रेट से जीएसटी देना है। मैंने कहा तीसरा एज यूजुअल, जो आपने पहले अलाउ करा था फूड सर्विस वाले, फूड एक गुड्स होता है, लेकिन जो फूड को कुक करके एम्बियंस में एक सर्विस की तरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उनकी क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो उन पे क्या रेट है। मैंने कहा उससे पहले एक और चीज है, आपने कहा था कंपोजिशन वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल, और अब आपको लॉजिक भी समझ में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम कंपोजिशन वालों से टर्नओवर पे जीएसटी लेते हैं, और टर्नओवर में तो फिर नॉन टैक्सेबल भी आ जाता, ठीक है, और नॉन टैक्सेबल पे तो लेवी नहीं होता, इसलिए हमने मना कर दिया, कंपोजिशन ऑप्ट करने वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। मैंने कहा समझ में आ गई बात, लेकिन क्वेश्चन है, रेस्टोरेंट वाला है लेकिन अगर वो लीकर सर्व करता है तो फिर क्या होगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। ऐसा तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उतना तो उन्होंने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी क्या नहीं करा, अपने स्टडी मटेरियल में मेंशन नहीं करा, शायद किसी ने बताया भी नहीं, हम आपको बता देते हैं। अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट हो जो अल्कोहलिक लीकर भी क्या करता है, सर्व करता है, आप कंपोजिशन क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो बात समझ में आ गई। अब जो ऑप्ट कर सकते हैं वो रेस्टोरेंट, वो हलवाई कैटरर जो हैं, उनका बता दो, बता देते हैं 2.5% रेट है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, गुड्स वालों के लिए 0.5 और ये फूड सर्विस वालों के लिए, डिपार्टमेंट ने कहा देखो यार पार्शियलिटी तो इनिशियली से ही थी, ठीक है, तो वो तो आज भी रहेगी, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, वही टर्नओवर इन किसका, स्टेट का। हमने कहा फिर ये भी बता दो क्या अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस पर भी देना पड़ेगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई पर भी कि देना होगा, ब्याज पे नहीं देना है। वो ने कहा हम तो वो तो किसी को ही नहीं देना, चाहे मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो, ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, उनको ही नहीं देना। डिपार्टमेंट ने कहा तो इनको भी, फूड सर्विस वालों को भी ब्याज पे, लोन के ब्याज पे, एडवांस के ब्याज पे, डिपॉजिट के ब्याज पे उनको जीएसटी नहीं देना, लेकिन हाँ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो उस पर भी आपको देना होगा। साथ में अगर आप और कोई सप्लाई ऑफ सर्विस भी करना चाहते हो फूड सर्विस के अलावा, तो सब्सिक्वेंटली हमने अलाउ कर दिया था, इनिशियली तो नहीं करा था, बाद में अलाउ कर दिया। कितनी? वही 5 लाख, और पिछले साल जो स्टेट में टर्नओवर था उसका 10%, दोनों में से जो हायर हो, मतलब मिनिमम 5 लाख की, आप साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो अदर देन फूड सर्विस के साथ में, उस पर भी 2.5% ही देना होगा। मैन्युफैक्चर होता तो 0.5 देता, ट्रेडर होता तो 0.5 देता, लेकिन चूंकि आप कौन हो, रेस्टोरेंट वाले हो, कैटरर वाले हो, तो आप साथ में जो दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस दोगे उस पे भी आपको 2.5% सीजीएसटी और 2.5% ही क्या देना पड़ेगा, एसजीएसटी देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, जो भी बात है, जो भी प्रोविजन है, बात तो हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब ये बात पूरी हो जाएगी जब आप हमको बता दोगे वो जो रह गए, जिनको आपने पहले कंपोजिशन में अलाउ ही नहीं करा था, जिनका आपने नाम रखा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, जो 2 और 3 के बीच में फिक्स करा था। कौन से वाले? स्टाइलिन सीजर वाले, नाई, ठीक है ना, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो सैलून वाले, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस है, या सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो हमने डिपार्टमेंट से पूछा भाई सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? डिपार्टमेंट ने कहा देखो समझाते हैं, हमने आपको पहले कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस अलाउ करी थी? पिछले साल के टर्नओवर का 10%। अब मान लो कोई ऐसा सप्लायर ऑफ सर्विस भी तो हो सकता है जो मेनली तो सप्लाई ऑफ सर्विस करता है और मार्जिनली क्या करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, ठीक है।
मार्जिनली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो वो कहां जाएगा? तो मैंने कहा समझ में आ गई बात। तो बेसिकली अगर कोई प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस है अदर देन फूड सर्विस वाला, ओके, और या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ में मार्जिनली सप्लाई ऑफ क्या कर रहा है, गुड्स कर रहा है साथ में, जैसे स्टाइल सीजर हो गए, ठीक है ना, वो वाले हो गए, तो उनके लिए तो मैंने कहा बस उनकी रेट भी बताई दो आप उनको भी। आपने सब्सिक्वेंटली अब तो क्या कर दिया, अल्टीमेटली अलाउ कर ही दिया है ना, अलाउ कर दिया तो अब उनकी रेट भी बता दो, ठीक है। तो पार्शियलिटी तो रखी होगी, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, 3% इनके लिए, ठीक है ना। फूड सर्विस वालों के लिए तो 2.5 था, बाकियों के लिए जो सर्विस वाले उनके लिए 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो हमने कहा इसका मतलब तो फिर ये भी है, इनसे भी आप एग्जाम पे भी लोगे। डिपार्टमेंट ने कहा जब हमने फूड सर्विस वालों को नहीं छोड़ा, मैन्युफैक्चरर वालों को नहीं छोड़ा, तो आपको कहां से छोड़ेंगे, ठीक है। वो तो ट्रेडर वालों को छोड़ा था, कहा था ना स्पेशल प्रिविलेज है, उनको छोड़ा था, जो गली में आपकी दुकान है उसकी ख्याल रखा था, बाकी और किसी का ख्याल नहीं। आप एग्जाम पे भी क्या करोगे, दोगे, हाँ ब्याज पे तो नहीं दोगे, ओके। हमने कहा बात समझ में आ गई। 3% सीजीएसटी, 3% क्या होगा, एसजीएसटी, जितना स्टेट का टर्नओवर होगा इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई पे भी क्या करना होगा, देना होगा। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। तो रेट्स भी हमको समझ में आ गई, कौन कौन से टर्नओवर पे देना, ये भी अब हमको बात समझ में आ चुकी है। यस, अब हमको डिपार्टमेंट ने कहा अब पूछो अगला क्वेश्चन क्या पूछना है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। हमने कहा क्वेश्चन ये है भाई, आपने ये कहा कंपोजिशन स्मॉल टैक्स पेयर की है और स्मॉल टैक्स पेयर की पहचान बताई, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट कर लो सारा, सब स्टेट का एग्रीगेट कर लो, जहां से रजिस्टर्ड हो नहीं हो सब एग्रीगेट कर लो, डिसाइड कर लो 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख से ज्यादा है या नहीं है, नहीं है तो इस साल आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो। अब हमने डिपार्टमेंट को हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन ये कि इस साल हम कंपोजिशन क्या अनलिमिटेड टर्नओवर, कितना भी टर्नओवर कर लूं, 5 करोड़ कर लूं, 7 करोड़ कर लूं, 3 करोड़ कर लूं, तब तक कंपोजिशन में रहूंगा मैं? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन बात समझो यार, ठीक है, आपका टर्नओवर इस साल मान लो बढ़ जाएगा तो फिर आप क्या हो जाओगे, आप स्मॉल टैक्स पेयर रहोगे कैसे? अगले साल के लिए तो एलिजिबल रहोगे नहीं, लेकिन इस साल में भी आप स्मॉल कैसे कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। तो इस साल भी जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में भी जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट 75 लाख 50 लाख की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर गया, ठीक है ना, मालूम है ना 75 लाख कब है, वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको बताए थे, उत्तराखंड, ऐसा, तो वहां 75 लाख अगर इनमें से कहीं भी रजिस्टर्ड हो, नहीं तो 1.5 करोड़ है। और स्टाइल सीजर वालों का एग्जांपल दिया 50 लाख है। जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर सभी स्टेट का मिला के एग्रीगेट करना है, ऑल इंडिया पेन बेसिस है, ठीक है ना, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, सब उसके अंदर, नील रेटेड, सब उसके अंदर ले लेना है, ओके। और देखना जैसे ही 75 लाख को क्या 1.5 करोड़ को 50 लाख को एक्सीड कर गया, ठीक है, आप इसी साल कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। तो हमने डिपार्टमेंट को कहा क्या इसका मतलब मैं ये समझूं साल के बीच में कभी भी कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता मैं? अगर मैं 24-25 में कंपोजिशन में नहीं था, रेगुलर में था, तो मैं 25-26 में ही कंपोजिशन ले सकता हूं, 24-25 में नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही 25-26 में मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो मैं कंपोजिशन से बाहर हो जाऊंगा। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, ऑटो विड्रॉल हो जाएगा आपका। जैसे ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर जाएगा, यहां की बताएगी लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, उसी दिन से आपका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब एक और सवाल है, ठीक है, वो सवाल भी कैसे दिमाग में आया, आपने कहा कंपोजिशन वालों पे आपने कहा जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए कहा, रेस्टोरेंट वाले फूड सर्विस वालों के लिए कहा आपने, और आपने ये स्टाइल सीजर वालों को भी कहा कि उनको एग्जाम पे भी जीएसटी देना होगा लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं देना, लोन के ब्याज पे, एडवांस पे, डिपॉजिट के ब्याज पे नहीं देना। रीजन भी आपने बहुत अच्छे से समझ में आया कि अगर ब्याज पे जीएसटी लगाएंगे तो बैंकों के पास पैसा नहीं जाएगा, तो इकोनॉमी का बंटा धार हो जाएगा, ओके। अब मेरा इसी में से दिमाग चला, ठीक है ना, आप समझिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल की तरह से फील करना है बस मेरे को बात समझाने के लिए। मान लो मेरा पिछले साल का टर्नओवर जो था एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 48 लाख रुपीस था और 3 लाख रुपए का मेरे को ब्याज था। अब 3 लाख रुपए के ब्याज भी जोड़ेंगे, एग्जाम्प्ट है तो भी क्या हुआ, एग्रीगेट में तो इंक्लूड होगा। जैसे ही वो जोड़ता हूं मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गया और मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। अब चूंकि मुझे मालूम है कि ब्याज एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होता है, जुड़ता है, और उस वजह से मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वही सेम बात होगी, लोग पैसा एफडी में नहीं करवाएंगे, सेविंग खाते में पैसा जमा नहीं करवाएंगे, और जब सेविंग खाते में पैसा जमा नहीं होगा, एफडी में बैंक के पास आएगा ही नहीं पैसा, तो वापस से लोन कैसे मिलेगा, ओके, लोन कैसे मिलेगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा तुम चाहते क्या हो, ऐसी प्रॉब्लम बता के। हमने कहा सेम वही, जैसा आपने कहा ना ब्याज पे जीएसटी नहीं लेंगे, तो हम ये भी चाहते हैं कि ब्याज को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड मत करो। वैसे एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट सब कुछ इंक्लूड होता है, इंटर एक्सपोर्ट सब कुछ इंक्लूड होता है, ओके। लेकिन इस ब्याज को इंक्लूड मत करो, क्योंकि ब्याज के इंक्लूड करने की वजह से पैसा बैंक में जमा होने से क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और इकोनॉमी का बंटाधार हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और का सोच की प्रशंसा करी। डिपार्टमेंट ने कहा ये लो, ठीक है, तुमने बात समझा दी, हमने प्रोविजन बना दिया कंपोजिशन के पर्पस से। कंपोजिशन में आप जब टर्नओवर निकालते हो, कब निकालते हो, हमने कहा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं।
करंट का भी निकालते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैं अभी तक कंपोजिशन में हूं या मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर गया, मैं कंपोजिशन से नॉर्मल में आ गया। तो एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का भी निकलता है और पिछले साल का तो निकलता ही निकलता है, ये देखने के लिए कि 25-26 में ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं। फिर टर्नओवर स्टेट भी निकालते हैं अपन वो 0.5% सीजीएसटी देने के लिए, 0.5% एसजीएसटी देने के लिए, 2.5% सीजीएसटी देने के लिए, 2.5% एसजीएसटी देने के लिए, 3% सीजीएसटी देने के लिए, 3% एसजीएसटी देने के लिए टर्न स्टेट भी निकालते हैं। और टर्न स्टेट उसलिए भी निकालते हैं वो देखने के लिए कि साथ में आप कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। 10% ऑफ टर्न स्टेट ऑफ पिछले साल का जो टर्न स्टेट था उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर। तो डिपार्टमेंट ने कहा कंपोजिशन में आप जहां कहीं भी टर्नओवर निकालते हो, चाहे पिछले साल का चाहे इस साल का, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन स्टेट निकालते हो, जो भी निकालते हो उसमें कहीं पर भी ब्याज इंक्लूड नहीं करना। कौन सा ब्याज? लोन का, एडवांस का, डिपॉजिट का। ये लो, तुमने बात प्रॉब्लम समझा दी, हमसे सॉल्यूशन चाहिए था, हमने सॉल्यूशन दे दिया। जो इंटरेस्ट होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा, पिछले साल के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं होगा, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं होगा। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट जो था, पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट क्यों निकाला था? ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैं मैन्युफैक्चरर इस साल कितनी सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकता हूं। 10% था ना वो निकालने के लिए, तो वो टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी इंक्लूड नहीं होगा और टर्नओवर इन स्टेट इन करंट फाइनेंशियल ईयर में भी इंक्लूड नहीं होगा। कहीं पर भी क्या नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होगा। हमने कहा बात समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन ही बढ़िया बनाया था, समझ में तो आनी थी। हम डिपार्टमेंट ने कहा और क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन भरपूर क्या करने हैं, पूछने हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट हमने कहा पूछ रहे हैं, इसी वजह से हमको सारे प्रोविजन क्या हो रहे हैं? मेमोराइज हो रहे हैं। अब हमने कहा वैसे तो हमको समझ में आ गई, लेकिन एक बार कंफर्म कर दो कि यहाँ जो कंप्लायंसेस आपने जो इजी करी है वो क्या इजी करी है। तो डिपार्टमेंट ने कहा स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया था कि भाई कंपोजिशन वालों में क्वार्टरली आपको क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा क्वार्टरली। ठीक है, कोई मंथली पेमेंट नहीं करना, क्वार्टरली पेमेंट करना है आपको, और वो भी कैश में करना होगा, क्योंकि आईटीसी का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है, तो कैश में करना होगा, क्वार्टरली करना होगा। तो हमने एक सवाल पूछा, भाई जहां तक हम जीएसटी समझते हैं टैक्स का पेमेंट हमेशा रिटर्न के साथ होता है, और आप बोल रहे हो कि कंपोजिशन में रिटर्न तो एनुअल फाइल होगा, तो फिर पेमेंट क्वार्टरली कैसे हो जाएगा? डिपार्टमेंट ने कहा खतरनाक दिमाग लगाते हो यार, बहुत शानदार बात, और जिस तरीके से बनाते हो तो बहुत बढ़िया तरीका बनाया। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसका जवाब है बिल्कुल सही बात है, रिटर्न तो एनुअली होगा और पेमेंट क्वार्टरली होगा। अब कैसे हो जाएगा? उसके लिए एक फॉर्म है CMP 08 है। ठीक है ना, एक फॉर्म है CMP 08 है, जिससे आप बता देना कि उस क्वार्टर में आपने कितना टर्नओवर करा स्टेट में। राजस्थान वाला राजस्थान का बताएगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र का बताएगा, गुजरात वाला गुजरात का बताएगा। ठीक है ना, और उस पर आप कंपोजिट रेट से जीएसटी का पेमेंट कर देना। कब तक? 18 तारीख तक। जैसे क्वार्टर खत्म होगा, जैसे मान लीजिए अप्रैल मई जून है तो जून के बाद में जुलाई आता है तो 18 जुलाई, फिर जुलाई अगस्त सितंबर है तो 18 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो 18 जनवरी। ओके, तो CMP क्या होगा? 08 होगा। क्वार्टरली क्या होगा? पेमेंट होगा। ओके, और रिटर्न क्या होगा? मंथली। रिटर्न क्या होगा? एनुअली होगा। फॉर्म GSTR क्या होगा? 4 होगा, और 30 जून तक। मार्च में साल खत्म हो जाता है तो आपको और अप्रैल दिया, मई दिया और 30 जून दे दिया, और आपको 3 महीने का समय दे दिया, पूरा साल और प्लस 3 महीने दे दिया। सिंगल रिटर्न है, बस आपको सिंगल रिटर्न है। 30 जून तक क्या कर देना? उसकी आप क्या कर देना? फाइलिंग कर देना। तो हमने कहा अब हमको अच्छे से बात समझ में आ गई, रेट भी समझ में आ गई कि एक सिंगल कंपोजिट रेट है। और अगर मैं कंपोजिशन क्या नहीं करता एक सेकेंड देखो, क्या करता हूं आपके लिए। ये तो बहुत डार्क हो गया, इसको लाइट करना था या कलर। लाइट 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 प्रेफरेंस में गए इतना ही लाइट होगा। हाँ जी, हो गया लाइट। तो सिंगल कंपोजिट रेट है, और अगर कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करते तो हर गुड्स पे जो रेस्पेक्टिव रेट है उससे देना पड़ता। कंपोजिशन हो तो सिर्फ एक एनुअल रिटर्न हो जाएगा, और कंपोजिशन नहीं होते तो हर महीने GSTR 3 भी करना पड़ता। ठीक है ना, मंथली करना पड़ता, और साथ में GSTR 1 भी फाइल करना पड़ता। डिटेल्स ऑफ क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। कंपोजिशन क्या करा है? ऑप्ट करा है, तो हम आपको क्वार्टरली पेमेंट करने दे रहे हैं CMP 08 से, और ऑप्ट नहीं करते तो वही आपको पेमेंट कैसे करना पड़ता? मंथली क्या करना पड़ता? पेमेंट करना पड़ता। हाँ, कंपोजिशन ऑप्ट करोगे तो ITC नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं करते कंपोजिशन ऑप्ट तो ITC आपको क्या हो जाता? मिल जाता। कंपोजिशन ऑप्ट करोगे तो लेस रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि ITC तो लेना नहीं है। कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करते तो आपको ज्यादा रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ते हैं? मेंटेन करने पड़ते। मंथली पेमेंट है, और बता देते हैं अभी आएगा। ठीक है, जब लिखा हुआ है कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई देता है, और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता। इसका मतलब वो रिसिपेंट से GST कलेक्ट नहीं कर पाता। वो 0.5% प्लस 0.5 या 2.5 प्लस 2.5 या 3 प्लस 3 नहीं कर सकता। हालांकि GST इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन हमेशा पास ऑन ही होता है, लेकिन जब कंपोजिशन वाला होता है ना, तो आप अपनी भले ही प्राइस क्या कर दो, बढ़ा दो, लेकिन अलग से GST नहीं ले सकते। ठीक है, बिल कोई ऐसा आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे जिसमें आप अलग से GST ले लो, आप उसको बिल ऑफ सप्लाई दोगे। हाँ, अगर कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करते तो आप टैक्स इनवॉइस देते, और रिसिपेंट से कस्टमर से GST क्या करते? कलेक्ट कर लेते, लेकिन कंपोजिशन वाला GST कलेक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो हमने कहा अब ये कैसे डिटरमाइन हो कि ये सप्लायर कंपोजिशन वाला है? ठीक है,
तो डिपार्टमेंट ने कहा तुमको पता ही क्यों करना है। हमने कहा रीजन है, आपने कहा कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता। अगर वो टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता तो मान लो मैं कस्टमर हूं, जब वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं देगा तो इसका मतलब मैं भी आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। जब मेरे पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं होगी, उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट ही नहीं होगा, तो मैं भी नहीं ले सकता। वो तो बिल ऑफ सप्लाई देगा। बिल ऑफ सप्लाई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आईटीसी मिलता ही नहीं है, उसमें जीएसटी का अमाउंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो मेरे को किसी से परचेजिंग करनी है, मैं रजिस्टर्ड हूं, ओके, B2B ट्रांजेक्शन है और मैं आईटीसी लेना चाहता हूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि जिस दुकानदार से मैं जा रहा हूं, दुकान में एंटर कर रहा हूं, कि वो कंपोजिशन में है या रेगुलर है वो, या फिर ये डिटरमाइन करना कि वो कंपोजिशन तो नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा बात बिल्कुल सही कही आपने, पता तो पहले चल ही जाना चाहिए। ठीक है, और पता चलना ही चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि हाँ आप कंपोजिशन वाला आपसे जीएसटी नहीं ले रहा, कहीं मालूम पड़ जाए कंपोजिशन वाला भी क्या ले जा रहा है, जीएसटी ले जा रहा है। ठीक है भाई, रेस्टोरेंट वाला मान लो कंपोजिशन में है, फिर भी क्या कर रहा है, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, लोगों को ध्यान ही नहीं है। तो ये तो मालूम होना चाहिए लोगों को कि ये कंपोजिशन में है, ये दुकानदार कंपोजिशन में, ये रेस्टोरेंट क्या कंपोजिशन में, ये स्टाइल एंड सीजर कौन सा है कंपोजिशन में, जगत सर किस में कंपोजिशन में, मालूम होना चाहिए। पर पता कैसे चले? तो डिपार्टमेंट ने कहा आपकी जो भी दुकान है उसका जो भी क्या है साइन बोर्ड है, ठीक है, आपकी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसका जो साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, अरे डॉन नहीं, मैं हूं कौन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, इसलिए मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट क्या है, टैक्स ऑन सप्लाई। ओके, तो ये आपको प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्या करना पड़ेगा, साइन बोर्ड पे मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या हूं, कंपोजिशन में हूं। ओके, हमने कहा बात हमको अब अच्छे से क्या आ गई है, समझ में आ चुकी है, बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन अब एक दो बात और हमको क्या आ रही है, क्वेश्चन बन रहा है। अभी तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा दी कि कंपोजिशन में रेट बहुत ही कम है, ओके, कंप्लायंसेस बहुत ही क्या है, कम है। अगर इसमें सब कुछ ही अच्छा अच्छा है तो फिर ये ऑप्शनली क्यों है? ठीक है ना, तो जिसका भी टर्नओवर भी 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा वो कंपोजिशन ही करेगा, क्योंकि इसमें तो फायदे फायदे दिख रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा हमने समझ गए, आप ये पूछना चाहते हो, ठीक है, ये जानना चाह रहे हो कि अब इसके नुकसान भी तो बताओ, अब इसके नुकसान भी बताओ, सो डेट जस्टिफाई हो सके कि हाँ ये ऑप्शनल है, अल्टरनेटिव है। अगर फायदे ही फायदे होंगे तो फिर अल्टरनेटिव मतलब ही क्या रहा? डिपार्टमेंट ने कहा समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आप इसके नुकसान सीखो। पहला नुकसान जो आपको मालूम है, कंपोजिशन वाला आईटीसी नहीं ले सकता, ना ले सकता है ना आगे दे सकता है। आगे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं देगा, जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करेगा, तो सामने वाला भी कैसे लेगा? उसको तो बिल ऑफ सप्लाई देगा, ना खुद ले सकता है और ना ही किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है ना, ना खुद क्या कर सकता है, ले सकता है, और ना ही किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और तो और जब कंपोजिशन ऑप्ट करेगा तो दुकान में जितना भी स्टॉक पड़ा था, बिस्किट पड़े थे, ब्रेड पड़े थे, ठीक है ना, और क्या क्या पड़ा था, हेयर ऑयल पड़ा था, साबुन पड़ी थी, चिप्स पड़े थे, उस पर जितना भी आईटीसी क्या करा था, लिया हुआ था, उसका रिवर्सल करना पड़ा उसका, तो वो भी और करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस क्या नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। इसका मतलब रिसिपेंट भी उसके जीएसटी क्या नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। हालांकि दुकान पे पहले मेंशन कर देना है मैं कंपोजिशन हूं, मैं क्या हूं, कंपोजिशन हूं। ओके, हाँ ये तो हमने कहा समझ में आ गई। अब कौन से नुकसान है? तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनो, सबसे बड़ा नुकसान ये है, सबसे बड़ा तो क्या नुकसान है, गलत बोल दिया ऐसे वर्ड, तो आपको बताया था कंपोजिशन वाला ऐसी कोई सप्लाई नहीं कर सकता जिसपे जीएसटी लेवी ना होता हो। और आपको ध्यान हो, मैन्युफैक्चरर के लिए हमने क्या कहा था, वो टैक्सेबल पे भी देगा, एग्जेम्प्ट पे भी देगा, नील रेट पे देगा, होली एग्जेम्प्ट पे भी देगा, लेकिन नॉन टैक्सेबल नहीं कहा था। डिपार्टमेंट ने कहा हमने इसलिए नहीं कहा था और बता भी दिया था उस समय कि आगे जाके बताएंगे क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। पिछले साल कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेंगे, ये भी देख लेंगे 1.5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। अब आप इस साल कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो तो समझ लो आप ऐसी कोई भी गुड सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते जिस पे जीएसटी लेवी नहीं होता। कहने का मतलब है आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, वो जो रेक्टिफाइड क्या थी स्प्रिट थी, वो जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल क्या था, अल्कोहल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जो पेट्रोल था, वो जो डीजल था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल था, नेचुरल गैस था, क्रूड ऑयल था, तो इनके सप्लायर कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, वाइन शॉप वाला है, वाइन का मैन्युफैक्चरर है, पेट्रोल पंप वाले हैं, ये कोई भी क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोजिशन में टर्नओवर पे जीएसटी देना पड़ता है और टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड होता है, और जिस पे जीएसटी लेवी नहीं होता तो ना तो कान ऐसे पकड़ सकते हैं और ना ही कान ऐसे पकड़ सकते हैं। इसलिए कंपोजिशन वाला ऐसी कोई सप्लाई नहीं कर सकता जिस पे जीएसटी लेवी ना होता। अब हमने कहा और क्या नुकसान है, चलो ये तो ठीक है, ये तो बड़े रेस्ट्रिक्टेड नुकसान है, एट मास में तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हर कौन सा पेट्रोल बेच रहा है, हर कौन सा डीजल बेच रहा है, कौन सा लिकर बेच रहा है। तो डिपार्टमेंट ने अब सबसे खास बात है, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन है कि अब मैं तो स्मॉल टैक्स पेयर हूं, लेकिन कब तक छोटा रहूंगा, ठीक है, कब तक छोटा रहूंगा, मैं भी क्या करना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं भी क्या करना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं। अब मैं कैसे उड़ूंगा, अब मैं उड़ना चाहता हूं कैसे, मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या करूंगा, उड़ूंगा मैं तो, ठीक है ना, मैं तो गली का दुकानदार हूं, ये मुझे मालूम है गली का दुकानदार हूं, फ्लिपकार्ट पे जाने पे क्या मालूम पड़ रहा है कि मैं गली का दुकानदार हूं, तो मैं फ्लिपकार्ट से जुड़ जाऊंगा, ईसीओ के थ्रू क्या करूंगा, जुड़ूंगा, और क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, और क्या करूंगा, खुले आसमान में क्या करूंगा, ठीक है ना, उड़ूंगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है ना, पर काट देंगे, ठीक है ना, पर काट देंगे, ईसीओ के थ्रू अगर सप्लाई करोगे तो आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन खास बात ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दी, सर्विस वालों के लिए। हमने कहा अगेन पार्शियलिटी,
डिपार्टमेंट ने कहा वही पार्शलिटी तो है ही, ठीक है। पहले तो ये गुड्स वालों के लिए थी, लेकिन गुड्स के लिए रेस्ट्रिक्शन हटा दी। आज फ्लिपकार्ट के थ्रू कंपोजिशन वाला, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई दवाई की दुकानदार है, वो फ्लिपकार्ट के थ्रू 1 mg के थ्रू क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। इंस्टामार्ट के थ्रू क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। उस पर रेस्ट्रिक्शन हटा दी, पहले थी, पहले मना करा था लेकिन हटा दी। लेकिन सर्विस वालों के लिए आज भी नहीं रही। आज सर्विस वाला ऐसा कोई ईसीओ के थ्रू, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, खुद का सेल्फ ईसीओ नहीं, थर्ड पार्टी दूसरों के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा ईसीओ जो क्या करता हो, टीसीएस करता हो, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीएसटी में भी क्या होता है, टीडीएस होता है, जीएसटी में भी टीसीएस होता है। तो आप ऐसे ईसीओ के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते जिन पे क्या टीसीएस के प्रोविजन, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो। हाँ, गुड्स वाले फ्लिपकार्ट के थ्रू कर सकते हैं, मिंत्रा के थ्रू कर सकते हैं, 1 mg के थ्रू कर सकते हैं, अमेजन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, अजियो के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सर्विस वाले नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर्विस वाले नहीं कर सकते, सप्लाई ऑफ गुड्स वाले कर सकते हैं। थर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस वाले थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू नहीं कर सकते। हमने कहा ये तो ठीक है, और समझ में आ गया। और रेस्ट्रिक्शन डिपार्टमेंट ने कहा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। और मैंने कहा ये कौन सी फफूंद है यार। डिपार्टमेंट ने कहा तुमने तो कहा था कि अच्छी अच्छी चीजें बता दी है, अब बुरी बुरी चीजें भी क्या कर दो, बता दो। तो ये लो बुरा, ठीक है ना, ये लो बुरा। तो पहले तो पर क्या काटे, सर्विस वालों के साथ में भेदभाव तो करा ही था, अभी भी है कि वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। गुड्स वालों का तो चलो अलाउ कर दिया, ठीक है, लेकिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई तो कर ही नहीं सकते, चाहे आप गुड्स हो चाहे सर्विस हो, आउटवर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको। डिपार्टमेंट ने कहा दिक्कत है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। अगर आप जब इंटरस्टेट सप्लाई करते हो ना, तो आधा जो आईजीएसटी लगेगा, तो आधा तो सेंट्रल को मिल जाएगा, लेकिन आधा उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में आपने सप्लाई करी है। मतलब आप जिस स्टेट में हो उसको नहीं मिलेगा, जिस स्टेट में सप्लाई हुई है दूसरे स्टेट को मिलेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हर स्टेट जो होगा ना, हर स्टेट इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा। वो कहेगा यार ये कंपोजिशन स्कीम, एक तो रेट ही बहुत कम कर दी, फिर उसमें भी सप्लाई कौन सी करते हो तुम, दूसरे स्टेट को करते हो, रेवेन्यू किसको देते हो तुम, दूसरों को देते हो, ठीक है। तो हमारे स्टेट का तो बंटाधार होता है, रेट भी कम कर दी और कम रेट का भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा। वो कम रेट का रेवेन्यू भी आधा 0.5% सीजीएसटी कौन से स्टेट को जा रहा है, दूसरों को जा रहा है। तो कोई भी स्टेट ऐसे प्रोविजन के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब तैयार ही नहीं हुआ तो फिर लॉ बन गया कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, हाँ इनवर्ड कर सकते हो। हमने कहा क्यों, तो उनका स्टेट में इसको दिक्कत नहीं, स्टेट तो कहता है ले ना, इनवर्ड ले, ठीक है ना। इंटरस्टेट है तो आधा रेवेन्यू सेंट्रल ले जाएगा, आधा रेवेन्यू हमको मिलेगा, तो इनवर्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले भर भर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देने में क्या है प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करोगे जो इंटरस्टेट हो, ठीक है। ऐसी कोई सप्लाई नहीं करोगे जो कौन सी हो, इंटरस्टेट हो। इनवर्ड लेने पे किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बात समझ में आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सीटीपी हूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब, ठीक है ना, जैसे मैं महाराष्ट्र में गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में गया, दिल्ली में गया, पंजाब में गया, एमपी यूपी में गया, ओके, वहां किसी मेले में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टॉल लगाई, लाइक तिब्बतिन, जो तिब्बतिन मार्केट होते हैं ना, नाम सुना होगा, सर्दियों के वूलन कपड़े बेचते हैं, ठीक है ना, स्टॉल लगाई वहां पर, ठीक है, साड़ियां बेची, जूते बेचे। उस स्टेट में मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं, पूरे स्टेट में नहीं है, बस सिर्फ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए दुकान लगाई, आ गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है। और मैं कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहता हूं वहां पर जाकर, तो कोई स्टेट तैयार ही नहीं होगा। वो स्टेट कहेगा यार एक तो 5-10 दिन के लिए आए हो, ठीक है ना, 5 उसमें भी क्या है, तुमको कंपोजिशन चाहिए। तो फिर यहां पर लॉ बन गया, ये जो सीटीपी होते हैं ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो उस स्टेट के नहीं होते, और एनआरटीपी जो भारत के नहीं होते, विदेशी सप्लायर जो इंडिया में आके 5-10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मेलों में आके क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। सीटीपी एनआरटीपी को कंपोजिशन क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो ये तो रेस्ट लिमिटेड बात है, सीटीपी बहुत ही कम होते हैं, एनआरटीपी बहुत कम होते हैं, तो प्रोविजन वाइज तो समझ लिया, लेकिन एट मास कुछ खास बात नहीं। एट मास जो थी ना, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, और सर्विस वाले क्या नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सकते थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो चलो ये बिना क्वेश्चन बताए बता देता हूं। अगर आप आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हो, आइसक्रीम की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब आप टीवी पे देखते ही होंगे कि ये फ्रोजन डेजर्ट है या आइसक्रीम है, तो आप चाहे फ्रोजन डेजर्ट हो या आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आइसक्रीम क्या बेसिकली दूध से बनती है, दूध पे जीएसटी लगता नहीं। तो फिर सरकार क्या कहती है स्टेट की, यार तुमने जो खरीदा उस पर भी जीएसटी नहीं लगा, फिर तुम बेच रहे हो उस पर भी तुमको कंपोजिट रेट चाहिए 0.5%। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर को क्या कर दिया, मना कर दिया आइसक्रीम के एडिबल ऑयल्स के। ये पान मसाला जो होता है, ठीक है ना, पान मसाला जो हो गए, ओके, उनके मैन्युफैक्चरर को मना कर दिया। एरेटेड वाटर जो है, जो क्या बना रहे हैं, थम्स अप बना रहे हैं, ओके, डर के आगे जिसके क्या है, जीत है, ओके, तो उसके मैन्युफैक्चर, टोबैको, ये जो गुटखा, तंबाकू, ठीक है, जर्दा वाले ये जो मैन्युफैक्चरर हो गए, वो ऑप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट है जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती है, ये बड़ी इको फ्रेंडली होती है, जो अर्थन रूफिंग टाइल्स होती है, रूफिंग टाइल्स हो गई, ब्रिक्स हो गई,
फॉसिल मेटल्स की, तो इनके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मतलब इनके जो ट्रेडर है ना, जो आइसक्रीम क्या कर रहा है, खरीद के बेच रहा है, जो गुटखा खरीद के बेच रहा है, जो सॉफ्ट ड्रिंक खरीद के क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, पान मसाला खरीद के बेच रहा है, ठीक है, ये फ्लाइश ब्रिक्स खरीद के बेच रहा है, वो ऑप्ट कर सकता है, लेकिन इनके मैन्युफैक्चर क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा समझ में आ गई, चलो ये भी रेस्ट्रिक्टेड बात है। एट अगर प्रैक्टिकली देखें तो एट मास देखें तो यार कहाँ कौन सीटीपी एनआरटीपी, ये तो बहुत ही लिमिटेड बात हो गई। ओके, कौन से मैन्युफैक्चर हूं मैं आइसक्रीम का, मैं कोई गुटखा बना नहीं रहा, तो ये भी कोई रेस्ट्रिक्शन एट मास देखे तो कोई खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। सबसे खास बात है, एक तो इंटरस्टेट आउटपुट सप्लाई नहीं करने दे रहे, ठीक है ना। और अब खास बात, पहले तो गुड्स वालों के लिए भी मना कर रहे थे, तो बहुत खास था, फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता मैं। एक तो वैसे ही छोटा दुकानदार हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं, बड़ा करने के लिए मेरे को बताया फ्लिपकार्ट से जुड़ जा, अमेजन से जुड़ जा, 1mg से जुड़ जा, स्नैपडील से जुड़ जा, अजियो से जुड़ जा, ओके, मिंत्रा से जुड़ जा, मना कर दिया। तो हालांकि अब ये रेस्ट्रिक्शन गुड्स वालों पे तो नहीं है, लेकिन सर्विस वालों पे तो है। तो मेजर रेस्ट्रिक्शन जो है ना, वो क्या, एक तो आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, ठीक है, और ये इंटरस्टेट नहीं कर सकते, और ये थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ क्या नहीं कर सकते, सर्विस नहीं कर सकते, ओके। लेकिन फ्लिपकार्ट वाले कर सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बना शानदार वाला कि मैं गुड्स फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स तो कर सकता हूं, इंस्टामार्ट के थ्रू तो कर सकता हूं, मिंत्रा के थ्रू कर सकता हूं, अमेजन के थ्रू कर सकता हूं, अजियो के थ्रू कर सकता हूं। डिपार्टमेंट ने कहा इतने एग्जांपल क्यों दे रहे हो, अभी बताया ना कर सकते हो। अब हमने कहा मैं उसके थ्रू इंटरस्टेट करना चाहता हूं, अब बोलो। तो डिपार्टमेंट ने कहा यार कितना खतरनाक तो तुम्हारा क्या है दिमाग है, ओके, इतने इतने तो क्वेश्चन बनाते हो। तो डिपार्टमेंट ने कहा यार ये लो, तुम ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स तो कर सकते हो, लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते, इंटरस्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा करूंगा क्या, अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू जुड़ जाऊंगा तो फ्लिपकार्ट के थ्रू जुड़ने का मतलब यही था कि छोटा दुकानदार हूं, फ्लिपकार्ट के थ्रू जुड़ के, ठीक है ना, सब जगह क्या करूं, सप्लाई करूं। अब उसमें भी फफूंद है कि इंटरस्टेट नहीं कर सकता, तो ये तो रिलैक्सेशन कैसा दिया, तो फिर ये ऐसा ही दिया कि गुड्स वालों को अलाउ तो करा, लेकिन अलाउ के साथ में ये करा कि तुम इंटरस्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, ओके। चलिए, तो अब लगभग हमारा ये कंपोजिशन खत्म होने पे ही है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अब क्वेश्चन ये भाई, मैं ठीक है, समझ में आ गई सारी स्कीम, और मैं इसकी रेस्ट्रिक्शन सुनकर भी कंपोजिशन को ऑप्ट करने के लिए तैयार हो चुका हूं, मैं ऑप्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या है, मैं राजस्थान में कंपोजिशन चाहता हूं, नहीं महाराष्ट्र में नहीं चाहता। महाराष्ट्र से मैं इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहता हूं, मैं वहां से ईसीओ भी सप्लाई करना चाहता हूं। गुजरात में कंपोजिशन चाहता हूं, लेकिन मैं एमपी में नहीं चाहता। तो मेरे को यहां चाहिए, और मेरे को वहां नहीं चाहिए, मेरे को वहां नहीं चाहिए, और यहां पर तो मेरे को चाहिए, ठीक है ना। मतलब जहां मेरे को फायदा है वहां चाहिए, जहां नहीं है वहां मेरे को नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा ऐसे नहीं होता है कि यहाँ चाहिए यहाँ नहीं चाहिए, वहां चाहिए वहां नहीं चाहिए, लेना है तो सभी जगह लेना होगा, ठीक है ना। अगर लेना है तो पैन बेसिस कंपोजिशन स्कीम क्या करना होगा, ऑप्ट करना होगा सभी जीएसटी पे, फिर महाराष्ट्र पे भी होगा, गुजरात पे भी होगा, राजस्थान में भी होगा, एमपी में भी होगा, यूपी में भी होगा, ओके। और अगर ऑप्ट आउट भी करना है कि नहीं नहीं बेकार स्कीम है, मन भर गया, ये तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं ले सकता, वो नहीं दे सकता, क्या क्या फफूंद है इसमें, ठीक है ना, नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है ना, नहीं चाहिए मेरे को कंपोजिशन स्कीम, छोड़ देता हूं मैं तो। या फिर मेरा टर्नओवर क्रॉस कर गया, तो छोड़ रहे हो फिर सब जगह से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ना मैं चलो राजस्थान से छोड़ देता हूं, नहीं, फिर राजस्थान भी छूटेगा, महाराष्ट्र भी छूटेगा, गुजरात भी छूटेगा, एमपी भी छूटेगा, यूपी भी छूटेगा। तो मतलब ऑल इंडिया क्या होगा, पैन बेसिस होगा। ऑल इंडिया क्या होगा, पैन बेसिस होगा, ऑप्ट इन होगा, और ऑप्ट आउट भी होगा, तो ऑल इंडिया क्या होगा, पैन बेसिस ही होगा। एक जगह ले लिया तो ऐसा नहीं कि मेरे को वहां बोलना पड़े कि मैं पंजाब में भी बोलना पड़ रहा, गुजरात में मेरे को लेना है। एक जगह लिया मतलब सब जगह ले लिया, और एक जगह छोड़ दिया तो डीम्ड पोर्टल को मालूम पड़ जाएगा, इसका मतलब इसने गुजरात भी छोड़ दिया, महाराष्ट्र भी छोड़ दिया, एमपी यूपी सब जगह क्या कर दिया, छोड़ दिया, ओके, ठीक है। तो वैलिडिटी कब तक रहेगी कंपोजिशन की, इस साल के एग्रीगेट टर्नओवर जैसे आपका 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख को एक्सीड करा, आपका ऑटो क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। और साल के अगर बीच में भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप, डिस्क्रिशनरी, आप छोड़ना चाहो वैसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो आप साल के बीच में भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, खुद से भी छोड़ सकते हो, डिस्क्रिशनरी वॉलंटरी भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। और अगर टर्नओवर ही एक्सीड कर जाएगा तो फिर वॉलंटरी क्या, फिर तो ऑटो ही क्या हो जाओगे, विड्रॉल हो जाओगे। अब हमने क्वेश्चन पूछा भाई, जब कंपोजिशन ऑप्ट करा था तब आपने कहा था CMP 02 देके बताओ, इंटीमेशन दो कि मैं कंपोजिशन ऑप्ट कर रहा हूं। तो अब छोड़ रहे हो तो कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कंपोजिशन छोड़ रहे हैं। दूसरा, जब कंपोजिशन लिया था तो क्या कहा था, दुकान में जितना भी माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, इसका आईटीसी क्या करो, रिवर्स करो, बैलेंस पड़ा हुआ भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या कहा था, कंप्यूटर का जो बचा हुआ 20 महीने का आईटीसी वो भी रिवर्स करो। अब मैं कह रहा हूं मैं कंपोजिशन स्कीम को छोड़ रहा हूं। अब जब छोड़ रहा हूं तो मेरी दुकान में जितना भी माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, अब तो मैं नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया, अब तो मैं नॉर्मल रेट से दूंगा, तो इसका आईटीसी दो। डिपार्टमेंट ने कहा प्रॉब्लम समझ में आ गई आपके क्वेश्चन की, ठीक है, दोनों जो का समझ में आ गया। तो सुनो, जिस तरह से लेते समय आपने इंटीमेशन दी थी CMP 02 से, तो छोड़ते समय भी इंटीमेशन देना CMP किससे, 04 से। हमने कहा ठीक है। जैसे कंपोजिशन लेते समय आईटीसी का रिवर्सल करा था आपने, आईटीसी किससे, 03 से। अगर याद नहीं हुआ तो फॉर्म बता देता हूं, आईटीसी 03 किधर गया फॉर्म, आईटीसी 03, ठीक है ये रहा, ठीक है ना। वैसे तो याद ही है, नहीं तो ये लो आईटीसी 03। और अगर कंपोजिशन में क्या कर रहे हो, आ रहे हो आईटीसी लेना ले लो,
ठीक है ना भाई, जितना भी माल क्या पड़ा है स्टॉक में पड़ा हुआ है, उस पर जितना जीएसटी पे करा हुआ है, टैक्स इनवॉइस रखना, उसका आईटीसी ले लेना। मैंने कहा उस एसी का भी लेना, मेरे को तो एसी का भी लेना है, तो डिपार्टमेंट ने कहा ले लो ना। उसकी उम्र बताई थी ना 5 साल, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, आज ही ध्यान रख लो, वैसे बात आईटीसी में और बताएंगे, लेकिन जब बोल रहे हैं तो रुको। देखो एसी की उम्र 5 साल है, वो जो डीप फ्रीजर है उसकी क्या है 5 साल है, ठीक है ना, फ्रिज लगा रखा है उसकी उम्र 5 साल है, कंप्यूटर की उम्र क्या है 5 साल है, लैपटॉप की उम्र क्या है 5 साल है, इनकी उम्र 5 साल है। लेकिन क्या है, जब आपको आईटीसी क्या करना होता है, देना होता है, जब रिवर्सल करना था तब 5 साल हम कैसे गिनते हैं 60 मंथ से। 5 साल कैसे गिनते हैं 60 मंथ्स, कि जितना भी आईटीसी लिया था उसको 60 मंथ से डिवाइड कर दिया और बैलेंस जितने महीने थे इतना रिवर्स कर दिया। लेकिन जब आईटीसी लेना होता है ना, उसी 5 साल को हम 60 मंथ्स नहीं गिनते, फिर हम उसको गिनते हैं 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ। होता ये भी 5 साल है, 5% एक क्वार्टर, तो एक क्वार्टर एक साल में कितने क्वार्टर हो, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का मतलब 20%, इसका मतलब 5 साल में 100% हुआ। लेकिन जब क्या करना होता है, आईटीसी लेना होता है ना, आप कंपोजिशन से बाहर जा रहे हो, तो दुकान में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है इसका आईटीसी ले लिया, और एसी वेसी इनका भी लोगे। कैसे लोगे, उस एसी पे जितना भी जीएसटी पे करा था आपने, ठीक है ना, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ से लेस कर लो। आईटीसी चैप्टर में पढ़ाएंगे ये बात, वहां यही पढ़ेंगे, डिटेल ही पढ़ना है, लेकिन जब बात आ रही तो सुन लो। वो जो डीप फ्रीजर पड़ा है, वो जो दुकान में एसी लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, कोई आपके इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो 5% पर क्वार्टर वाला हिस्सा माइनस कर लो। अब जो बचा हुआ आता है ना, ले लो। तो जब लेना, उम्र तो 5 साल ही है, लेकिन जब लेना होता है ना, तो वही 5 साल क्या बन जाता है, 5% पर क्वार्टर बन जाता है। और यही जब क्या करना होता है, देना होता है ना, 5 साल क्या बन जाता है 60 मंथ्स। ठीक है ना, ये इसमें भी लॉ की चोरी है। जब लेना होता है ना, तो 5% पर क्वार्टर पार्ट का मतलब क्या हुआ, अगर एक क्वार्टर का एक भी दिन हो गया तो वो क्वार्टर भी लेस कर लो, पूरे 3 महीने लेस हो जाएंगे 5%। तो इनकी क्या है, मकारी है कि जब आईटीसी आपको लेना होगा ना, तो ये क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ वाला माइनस करेंगे। तो पार्ट देयर ऑफ में क्या हो जाएगा, अगर एक भी दिन भी हो गया क्वार्टर का, तो पूरा क्वार्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर बचा हुआ क्या करना, आपको करना। और जब रिवर्स करना होता है ना, तो कंप्यूटेशन किस में करवाते हैं, मंथ्स में करवाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवर्सल लो, और लेना हो तो कम ले। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। जब रिवर्सल होगा ना, तो ज्यादा से रिवर्सल कैसे होगा, मंथ्स में करेंगे, और जब लेना होगा तो कंप्यूटेशन किस में कराएंगे, क्वार्टर में करवाएंगे। ओके, तो बस ले लेना। आईटीसी कौन सा है, 01 फॉर्म है। ओके, तो ये पोर्टल पे क्या कर देना, दे देना 30 दिनों में। पहले तो 60 दिन थे, अभी 30 दिन में दे करना, क्योंकि आपको लेना तो फटाफट ले लो, ठीक है ना, फटाफट ले लो। और अगर ये आईटीसी का अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा बन रहा है, अगर ये आईटीसी का अमाउंट 2 लाख रुपए से क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो ये जो आपने निकाला है ना आईटीसी का अमाउंट, ये सही भी है या नहीं, कैसे मालूम पड़े, तो मस्त सी और सीएमए है ना प्रैक्टिसिंग वाले, उनसे सर्टिफिकेशन लेना कि आपने जो कंप्यूटेशन करी है ये सही करी है। लेकिन कब, जब 2 लाख से ज्यादा हो, नहीं तो यूं सीए फालतू की फीस ले लेगा, मालूम पड़ा आईटीसी कम था और फीस लग गई। तो 2 लाख से ज्यादा का बन रहा हो ये, तो फिर क्या करना, सर्टिफिकेशन करवाना। ठीक है, हमने कहा समझ में आ चुकी है बात, ये बात भी हमको क्या आ गई, समझ में आ गई। अब हमने कहा, अब हमको क्या है खास बात, ठीक है, जो बहुत हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, परेशान कर रहा है, वो क्वेश्चन हम क्या करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। यस, अब हमने जो क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा। डिपार्टमेंट, मान लीजिए 25-26 में ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है ना, हो सकता है भाई इसी साल से बिजनेस चालू करा हो, या फिर हो सकता है मेरा अभी तक टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड ही नहीं करा, ठीक है। तो 25-26 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन के समय बोल दिया रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में कि मेरे को कंपोजिशन बहुत पसंद है, ठीक है ना, आई लव कंपोजिशन स्कीम। मैं कंपोजिशन स्कीम को क्या कर रहा हूँ, ऑप्ट कर रहा हूँ। मैं मैन्युफैक्चर हूँ या ट्रेडर हूँ, या फिर मैं कौन सा फूड सर्विस वाला हूँ, या फिर मैं तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाला हूँ, जो था मैंने उनको बता दिया। अब डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उस समय मेरा टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करा होगा भाई, 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी लिमिट है, मान के चलो 40 लाख की लिमिट है, मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, मेरे पे 40 लाख की लिमिट है, टर्नओवर एक्सीड करा, मैंने 30 दिन में एप्लीकेशन करी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और कंपोजिशन स्कीम मेरी इफेक्टिव हो गई। सवाल ये है, आपने तो ये बताया कि कंपोजिशन स्कीम इस साल भी कब तक रहेगी, 1.5 करोड़ तक रहेगी। तो अब मेरा ये है कि भाई अब मेरा टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करा, रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब मेरे पे जीएसटी लेवी अब चालू हुआ है। इससे पहले तो मैं टैक्सेबल पर्सन ही नहीं था, मेरे पे जीएसटी लेवी नहीं हो रहा था, ठीक है, मेरे पे जीएसटी, मेरा रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था ही नहीं मेरा, तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं था। अब मैं टैक्सेबल पर्सन बना, अब मेरे पे लेवी हो रहा है, तो क्या अब जो मैं 1.5 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, अब 40 लाख के ऊपर जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, तो क्या उस पे मेरे को कंपोजिशन मिलेगा, या फिर मैं ये कहूं कि जो मैं ऑलरेडी 40 लाख का टर्नओवर कर चुका हूं, ये भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर टू चेक एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम में इंक्लूड होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि 40 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ मिलेंगे, या फिर जो 40 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी कर चुका हूं वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, और अब जो रिमेनिंग 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर करूंगा उस पर मेरे को कंपोजिशन मिलेगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी कि बनाया बहुत शानदार है। डिपार्टमेंट ने कहा इसका आंसर है 40 लाख के ऊपर, मतलब पहले जो 40 लाख कर दिए वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालते हैं तो हम ये नहीं देखते आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आपने जो भी सप्लाई का टर्नओवर करा है वो इंक्लूड हो जाता है।
तो वो भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब 40 लाख के ऊपर जो 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर करोगे, सिर्फ उस पे आपको क्या मिलेगा, कंपोजिशन मिलेगा। पहले 40 लाख पे तो आप पे जीएसटी क्या नहीं होगा, लेवी नहीं होगा, तो उस पे तो कोई जीएसटी आपको पे ही नहीं करना। लेकिन 40 लाख के ऊपर जो होगा उस पे फ्रेश 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ माइनस क्या कर लेना, 40 लाख, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। या फिर समझ लो, ठीक है ना, आपकी लिमिट 75 लाख थी कंपोजिशन की, और आपका रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। तो जैसे ही टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करा, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब आप कंपोजिशन इसके ऊपर 75 लाख नहीं, ये 20 लाख आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड रहेंगे। इसका मतलब है 20 लाख के ऊपर 55 लाख तक, अब जो 55 लाख का टर्नओवर करोगे उस पे आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। मतलब 75 लाख माइनस क्या हो गया, 20 लाख। तो कुल मिला के आपने ये जो टर्नओवर कर लिया ना, अप टू कौन सा, जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो समझ में आ गई बात। तो उसके ऊपर अब आप क्या कर सकोगे, रिमेनिंग 1 करोड़ 10 लाख पे, या रिमेनिंग कितने पे, 55 लाख पे, या फिर आप ये समझ लो कि आप पे 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है और रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट 10 लाख है, तो 10 लाख एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो गए। अब जो ऊपर 40 लाख का टर्नओवर करोगे, ऊपर जो 40 लाख का टर्नओवर करोगे, उस पे आप कंपोजिट रेट से क्या कर सकोगे, जीएसटी का पेमेंट कर सकोगे। ओके, तो अब हमने कहा ठीक है, अब हमको बात समझ में आ चुकी है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस लगभग यही बातें थी। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपली रीड कर देता हूं। स्पेशल प्रोसेस, अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स तो कर सकते हो, इंटरस्टेट नहीं कर सकते। अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करना चाहते हो, मिंत्रा के थ्रू करना चाहते हो, 1mg के थ्रू करना चाहते हो, इंस्टामार्ट के थ्रू करना चाहते हो, बिल्कुल आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हो। सर्विस वालों के लिए तो मना करा, सप्लाई ऑफ गुड्स थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, किसी दूसरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्कुल सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट को इस बात का ध्यान रखना है, अमेजन को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कंपोजिशन सप्लायर उसके साथ जुड़े हैं, उसके प्लेटफॉर्म से वो कोई भी इंटरस्टेट क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लिख दिया, ईसीओ शैल नॉट अलाउ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो ईसीओ है वो टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। बहुत ही मामूली रेट होती है, ठीक है ना, तो उस मामूली रेट से वो आपका टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, तो बहुत ही मामूली रेट से वो आपका टीसीएस क्या कर लेगा, 0.25 प्लस 0.25 ऐसी रेट होती है, उससे वो क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। और जो भी कंपोजिशन सप्लायर उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, इंटरस्टेट तो कर नहीं सकते, इंट्रा ही कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इस सब की डिटेल क्या देगा, पोर्टल पे देगा। वो वैसे ही देनी पड़ती है, हम पढ़ेंगे जब भी टीसीएस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। जीएसटीआर 8 उनका स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, ये उनको मंथली क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, अगले महीने की 10 तारीख तक देना पड़ता है कि जो भी ईसीओ के थ्रू क्या हुई है, सप्लाई हुई है, रिटर्न हुई है, इसकी सारी डिटेल उनको देनी पड़ती है। तो वो तो ठीक है, नॉर्मल बात ही है कि वो तो वैसे भी देनी पड़ती, अगर हम ये कंपोजिशन नहीं पढ़ रहे होते तो भी देनी पड़ती, उनको टीसीएस वैसे ही कलेक्ट करना पड़ता ही है। अगर हम कंपोजिशन नहीं पढ़ते तो भी फ्लिपकार्ट को टीसीएस कलेक्ट करना ही पड़ता है, 1mg को, मिंत्रा को, अजियो को, इन सबको करना पड़ता है। खास बात है कि आप इनके थ्रू, ईसीओ के थ्रू क्या नहीं कर सकते, इंटरस्टेट क्या नहीं कर पाओगे, सप्लाई नहीं कर पाओगे। अब जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन हमारा ये है, मैं कंपोजिशन वाला हूं, मैंने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरर मान लो, मेरे को ट्रेडर मान लो, ओके, जो मानना है मेरे को मान लो, चलो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर मान लो, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी मेरे को देना मेरी आउटवर्ड सप्लाई पे। मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है अंडर आरसीएम वाली, क्वेश्चन आता है मैंने इनवर्ड सप्लाई ली अंडर आरसीएम पे, जिसमें मेरे को मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को जीएसटी पे करना। अब मेरा सवाल ये डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट वो जो इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम है, जिसमें मेरे को रिसिपिएंट को अंडर आरसीएम जीएसटी पे करना है, क्या मैं उस पे भी कंपोजिट रेट से जीएसटी पे कर सकता हूं, क्योंकि मैं कंपोजिशन ऑप्ट करा हुआ हूं, तो क्या उस पे भी 0.5% प्लस 0.5% ही देना पड़ेगा, या फिर उस पे तो मेरे को उस पे जो एप्लीकेबल रेट है, मान लो 5%, 12%, 18%, जो भी उस रेट से देना होगा। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, उस पे आपको कंपोजिट रेट से पे नहीं कर सकते। अगर कंपोजिशन वाला अगर कोई इनवर्ड सप्लाई लेता है अंडर आरसीएम वाली, तो उस पे उसको नॉर्मल रेट से ही क्या करना होगा, जीएसटी का पेमेंट करना होगा। वो कंपोजिट रेट से जीएसटी का क्या नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं कर सकता, वो कंपोजिट रेट से नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर मैं आउटवर्ड अंडर आरसीएम वाली सप्लाई कर रहा हूं तो कंपोजिशन वाले को तो वैसे टर्नओवर पे करना होता है, तो फिर वो अपने टर्नओवर पे जीएसटी क्या करेगा, पे करेगा। तो हमने कहा लगभग यही हमारे क्या थे, क्वेश्चंस थे। तो आप सभी क्वेश्चंस के आपने हमको बहुत बढ़िया क्या दे दिए, आंसर यहां पर क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, आंसर मिले हैं, तो हमको प्रोविजन लर्न भी हो गए, और बहुत अच्छे लॉजिक के साथ में क्या हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो सिंपली ऐसे पढ़ने से याद नहीं हो पाते। अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जो हमारे ये जो डायग्रामेटिक क्या है, नोट्स हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक नोट्स हैं, तो इन नोट्स के थ्रू ये बड़े ईजी और बहुत ही कॉम्पैक्ट क्या है, नोट्स हैं, बहुत शानदार नोट्स है। इसे प्रेस करने के लिए नहीं, मतलब जो बात जहां पर होनी चाहिए वहां पर डायग्राम की तरह इस तरह से तीर वीर बना के हम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो अब इसको आपको रीड कर लेना है, और ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए बिल्कुल क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। तो तब तक के लिए ठीक है ना, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और खूब सारी मेहनत करते रहिए, लेकिन मेहनत भी स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना।